नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन हो रहा है बाजार में, पर लगातार तीसरे दिन आप देख रहे हैं इंडेक्स लेवल पर सुस्ती बनी हुई है। कई सारे इंडेक्स स्टॉक्स हैं जो दबाव में आ रहे हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप्स में बेहतरीन तेजी का माहौल बना हुआ है। एक रिकवरी जरूर आई थी बाजार में, अच्छी रिकवरी आई थी, पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए थे। उसके बाद से फिर बाजार आपको फिसलते हुए दिखे हैं। तो क्या आखिरी 1.5 घंटे में फिर से आएगी रिकवरी, क्या या वीकली एक्सपायरी की वजह से और थोड़ा दबाव बन सकता है? क्या रहेगी बाजार की इंपॉर्टेंट रेंज? इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आइए उससे पहले बता दें आपको इस समय की सबसे बड़ी बातें। वीकली एक्सपायरी का दिन है, 17,700 के नीचे आया है निफ्टी। 17,675 जिस पर अनिल जी कह रहे थे अहम सपोर्ट है, वहीं पर बाजार इस समय सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी बढ़िया रिकवरी आई थी इन डे में, अब सारी की सारी बढ़त गवाकर एकदम सपाट हो चुका है बैंक निफ्टी। 600 पॉइंट के दायरे में उतार चढ़ाव वाला कारोबार हो रहा है। आईटी, मेटल, ऑटो, ऑयल एंड गैस, यहां पर हो रही है बिकवाली। पर लगातार तीसरे दिन आप देख रहे हैं छोटे मझोले शेयरों के जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में आधे से 1.25% तक का मूव आपको आते हुए दिखाए, पर अब यहां पर भी दबाव बन रहा है थोड़ा थोड़ा। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे, यूरोप के बाजार मिले जुले। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल थोड़ा इस समय बिगड़ते हुए दिख रहा है। क्या बिगड़ा रहेगा मूड माहौल या फिर सुधर सकता है? कौन से स्टॉक्स पर आपको ट्रेडिंग के मौके मिलने वाले हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। पर सबसे पहले एक बार जरा कच्चे तेल के दाम को पुल अप करिए, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया गिरावट आपको कच्चे तेल में इस समय आती हुई दिख रही है। WTI $96 पर है, ब्रेंट $101 पर आ गया। अभी थोड़ी देर पहले $100 पर भी आ गया था ब्रेंट। तोड़ा नहीं है 100 को अभी तक। कल एक बार अटेम्प्ट किया था, आज फिर से एक अटेम्प्ट आते हुए दिख रहा है, बट कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से फिसला है, तो ऑफ कोर्स यहां पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। भारतीय बाजार में लगभग 0.5% की सुस्ती के साथ आपको यहां पर कच्चा तेल भी ट्रेड करते दिख रहा है, तो थोड़ी वहां से आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है, नजर रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही इस पर बड़ा एक्शन बना था। कल की गिरावट के बाद आज डाउ फ्यूचर्स हल्की सी सुस्ती दिखा रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी है, बट 2 दिन 2.25% यहां पर गिरावट आती हुई दिखी है। तो थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स हैं, थोड़ी हमारी वीकली एक्सपायरी है, बट ओवरऑल तीसरे दिन कमजोरी इंडेक्स लेवल पर दिख रही है। आइए अनिल जी भी हैं हमारे साथ तैयार। और सर, इंडेक्स लेवल पर सुस्ती है, वापस वो सपोर्ट लेवल पर आ गया। एक अच्छी रिकवरी आई थी 12:30-1 बजे, बट वापस रिकवरी की बिकवाली हो रही है, तो रेंज में थोड़ा वॉलेटाइल कारोबार होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये बाजार ही कह रहा है कि जब जब आप और दीप मतलब मैं और दीप स्क्रीन पर नहीं होते तब बाजार रिकवर होते हैं। हम आते हैं तो गिर जाते हैं। हम आते हैं तो थोड़ा ढीला हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर लेट आया और तब तक थोड़ी रिकवरी होती हुई भी दिखी है। 37,975 ये बैंक निफ्टी का आज का हाई है, एग्जैक्टली ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर। दीप देखिए वहाँ पर जाकर घूमा है। 37,850 37,925 की रेंज थी, वहाँ से घुमा है, तो 38,000 पार नहीं होगा क्योंकि भारी कॉल राइटिंग होकर रखी एग्जैक्टली वहाँ। 37,150 37,225 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहाँ तक पहुँचा नहीं, 37,350 के आसपास से घूम गया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मार्केट में कहीं कोई समस्या नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर रुका है, इंपॉर्टेंट रुकावट के लेवल से घुमा है। तो रेंज बाउंड मार्केट है, बायस नीचे की तरफ थोड़ा है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट है। तो पहली चीज़ ये कि ऐसे कोई भारी समस्या वाला बाजार नहीं। दूसरी बात बैंक निफ्टी में आई है, आज का स्टॉप लॉस है आपका इंट्राडे ट्रेडर्स का 17,650 का, और आज का लो है 17,655 निफ्टी का। तो लगभग अपने लोअर लेवल के आसपास सपोर्ट वहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अभी तक टूटा नहीं है। ऊपर में 17,800 पार करना मुश्किल हो जाएगा गैप से खुलने के बाद। 17,787 का रिकवरी में भी हाई वही बना है। सो मार्केट परफेक्ट चल रहा है। अब बड़ा सवाल है कि फिर हमारा मार्केट तीसरे दिन कमज़ोर क्यों है? करेक्ट, डाउ फ्यूचर्स 50 ही नीचे है, 40 पॉइंट आपके नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर है, क्रूड आपका 105 के नीचे है। तो हमारे कमजोरी की 2 बड़ी वजह है जी। एक आज वीकली एक्सपायरी, बिल्कुल वीकली एक्सपायरी में अचानक से हम वो कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, लॉन्ग साइड पर थोड़े ज़्यादा हो गए 18,000 के ऊपर की। 18,000 तो अब बेस हो गया। तो एक वो है, और 3 दिन लगातार ऐसे गिर जाएंगे, पिछले 10-12 दिन का मुंह देखकर सोचा नहीं था, हायर साइड पे पुट कॉल रेशियो था, तो एक वो रीजन है। सो एक्सपायरी का दबाव रहेगा थोड़े टाइम, एक चीज़। दूसरी चीज़, कल हमारे यहाँ पॉलिसी है जी। सो कल की पॉलिसी के पहले भी लोग थोड़ा हल्का होना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार भी पॉलिसी में डर था, तो पिछली बार गवर्नर साहब ने कुछ खराब बोला नहीं, तो डर निकल गया। इसका मतलब ये थोड़ी गवर्नर साहब इस बार भी नहीं बोल सकते हैं, बोलने में बोल ही सकते हैं, और पहले से इस बार सिचुएशन थोड़ी खराब ही है कॉमोडिटीज को लेकर, महंगाई को लेकर, तो वो हल्का बैक ऑफ द माइंड कहीं दिमाग में तो है ना, कल की पॉलिसी है भाई, 10 बजे पॉलिसी भी देखनी है। तो ये 2 फैक्टर हैं जो आपको थोड़ा सा ऊपर पे दबाव रखे रखे हैं। आज की एक्सपायरी खत्म होने के बाद अगर आज जैसे आपको डाउ दिख रहा है 50 नीचे, नैस्डैक 50 ऊपर दिख रहा है, कल समझो रात को डाउ ऐसे ही बंद होता है,
तो आप आराम से 50 पॉइंट निफ्टी पे ऊपर खुलेंगे, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी पर ऊपर खुलेंगे, अगर यही सिचुएशन रहती है। तो आज के प्रेशर में कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे अपने फैक्टर्स का है, इसलिए बहुत डरिए मत, घबराइए मत। सपोर्ट लेवल के आसपास आए वहाँ डर लगेगा, लगता है, सबको लगता है, लेकिन वहीं खरीदना है। और ऊपर में अभी जैसे जोश भरा कैसे आया, भाग के, ऐसा लगा कि और बस अब तो 38,000 पार करने वाला है, वहीं पे बेचना है। सो पूरा परफेक्ट रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज के सपोर्ट पे लेना है, रेंज के ऊपर पे बेचना है, इमोशंस को साइड में रखे, लेवल्स को ध्यान में रखे। आखिरी 1.5 घंटे में भी यही करेंगे। देखिए बात करते करते हरे निशान में आगे बहुत चिंता ना करें, ठीक है। बहुत एक्सेसिव तेजी में नहीं रहना, एक्सेसिव मंदी में नहीं रहना, दोनों ही तरफ आपको ढंग से। 18,100 पे मंदी नहीं सोची तो 17,600 पे भी मत सोचिए, 700 पे भी मत सोचिए बहुत। और अब यहाँ पे अब पैनिक भी नहीं करना है, हल्की फुल्की खरीदारी करनी है, लेकिन हाँ डिसिप्लिन रखना जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडर्स को 17,650 क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे वो रखना ही है, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब चूंकि आप आखिरी 1.5 घंटे में जा रहे हैं, तो अगर 17,650 के नीचे आज बंद होता है तो आपको 17,475, 17,550 की रेंज तक मिल सकता है। उतनी अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो रहिए, अदरवाइज डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सिंपल सी बात है। बाकी डरने घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। आइए खबरों वाले शेयर्स पर डालते हैं नजर, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज स्टर्लिंग एंड विल्सन्स के चौथी तिमाही के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स पर फोकस रखें, इसका बाईबैक आज बंद होता हुआ दिखेगा। 85 करोड़ का एक कुल बाईबैक है, छोटा बाईबैक है। और आज शाम के इवेंट में बता दूं 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, और साथ ही एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम पर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक होगी 4:30 बजे। और साथ साथ रक्षा मंत्री जो है तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को आज जारी करते हुए नजर आएंगे। तो ये आज के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गए। कल आरबीआई की पॉलिसी है, वहाँ पर ब्याज दरों पर फैसला सुनाया जाएगा। सुबह 10 बजे ये एक जो है आपका सोशल मीडिया पे अपडेट आएगा, और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखेगी। रूट 10 साहब बोलेंगे बाकायदा? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं बाकायदा बोलेंगे। इस बार चेंज है कुशल। अच्छा, हाँ, इस बार सबको बुलाया, वहाँ पे इनविटेशन है। ओके, हाँ, फर्स्ट फेस टू फेस। हाँ, फेस टू फेस 2 साल बाद। अभी तक वर्चुअल हो रही थी, इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप जाना चाहते हैं तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। हाँ सर। मजा नहीं आता, वहाँ काम करना होता है। विजिट पे नहीं जा रहे। बोला आज मैं आरबीआई की प्लांट विजिट पे जा रहा हूँ। चैनल चेक। बताइए। बिल्कुल। तो रुचि सोया यहाँ पर इसके एफपीओ के अलॉटेड शेयर्स की लिस्टिंग कल होती हुई दिखेगी। 6.6 करोड़ शेयर्स हैं। साथ ही पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की तीसरी तिमाही के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। जोमेटो काफ़ी सारे इंडाइसेस में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, आरबीएल एक्सक्लूड होगा, और साथ ही सुप्रीम पेट्रोकेम यहाँ पर भी 7 बीएसई इंडाइसेस से इसका एक्सक्लूजन होगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। और जो आप बात कर रहे थे कुशल, लिस्ट जारी होने वाली है, वो ऑलरेडी लिस्ट जारी होती हुई दिख रही है। अभी आपकी स्क्रीन पर वही इंफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। 101 और डिफेंस उपकरण हैं जिनको नेगेटिव लिस्ट में लाया गया है, यानी कि इनका उत्पादन भारत में होगा। और कई सारे इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी शामिल हैं, सेंसर्स, कुछ तरह के वेपन्स, एम्यूनिशन, रॉकेट, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल वेसल्स, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे कई सारे आइटम्स इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ा फायदा सेंसर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को होने वाला है, उस पर आप रखिए नज़र, इसकी हम बात भी कर रहे थे। नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसमें सबसे सामने आएगा। पेट्रोल वेसल्स की बात करें, मजगांव डॉक, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। साथ ही कोचिन शिपयार्ड, एंड टू सम एक्सटेंट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी है, हालांकि उनका डिफेंस उत्पादन देखना पड़ेगा किस लेवल का है, बट इन्हें फ़ायदा होगा। मिसाइल्स की आप बात करें, एंटी शिप मिसाइल हो, एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, तो ऑफकोर्स भारत डायनामिक्स भी फोकस में आएगा। उसके बाद छोटी कंपनीज हैं जैसे कि एस्ट्रा माइक्रो है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स है, यहाँ पर भी आपको रखनी चाहिए नज़र। जेन टेक्नोलॉजी हो गया, पारस डिफेंस हो गया, यहाँ पर भी इसका फायदा आपको मिलते हुए दिखेगा। BHEL, BEML जैसे काउंटर्स को भी फोकस होगा। ऑफकोर्स टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज भी इसमें शामिल हैं, बट ऑफकोर्स सबसे बड़ा फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ही होगा। सेंसर्स की बात करें, मिसाइल्स की बात करें, काफ़ी सारे जो इसके एवियोनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही प्रोड्यूस करता है। तो बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र के लिए आ रही है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स में बड़ा एक्शन भी बना हुआ है, और ये लिस्ट आपके सामने है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो विजुअल्स भी आते हुए दिख रहे हैं। तो डिफेंस स्टॉक्स के लिए बड़ा फोकस है। इनफैक्ट एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री। तैयार किया है, ऐसे सारे साइंटिस्ट को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं, और साथ ही साथ
इंडस्ट्रीज को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसके पहले भी 2 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की जा चुकी है और आप में से अधिकांश लोग इससे अवगत होंगे। 2020 और 2021 में जारी इन लिस्ट में 101 और 108 डिफेंस आइटम सम्मिलित किए गए थे। इनमें कई बड़े और कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स थे जो पहले हमेशा इंपोर्ट किए जाते थे, पर अब यह निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार हमारे डोमेस्टिक वेंडर से ही खरीदे जाएंगे। आप लोगों को यह भी जानकारी होगी कि कुछ समय पहले ही यानी 25 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 2 लिस्ट के बाद मिले परिणामों की स्वयं सराहना भी की थी और रक्षा मंत्रालय आज ये तीसरी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी कर रहा है। साथियों, एक एक करके डिफेंस आइटम्स की लगातार तीसरी लिस्ट का जारी होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सरकार के प्रयासों को यह दर्शाता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना यह हमारे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और इस लिस्ट के जारी होने से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये थे रक्षा मंत्री। 101 और रक्षा उपकरणों को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका आत्मनिर्भरता पर फोकस होगा, घरेलू उत्पादन पर फोकस होने वाला है। अच्छी बात है कि सरकार यहां पर आपको क्लियर टाइमलाइन दे रही है। 2.25 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन को अगले 5 साल में भारत 2 लाख 10 हजार करोड़ के ऑर्डर्स की बात थी, तो 2.25 लाख करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं। 1,75,000 करोड़ के ऑर्डर्स आए, तो ठीक है, फिर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये सारे के सारे हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे, बिल्कुल बाहर से इम्पोर्ट नहीं होंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा आत्मनिर्भर भारत को जो पुश मिल रहा है ना, वो डिफेंस से ही मिल रहा है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप क्वांटम में कई आजकल हर सेक्टर की आती है कि इसमें ये वाली स्कीम आ रही है आपकी PLI, लेकिन आप देखो कि सबसे बड़ी किस्में हैं और क्वांटम देखो, साइज देखो, तो बहुत ज़बरदस्त एक्शन है, बहुत ज़बरदस्त। तो बढ़िया है। चलो 2.25 लाख करोड़ अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात न सिर्फ डिफेंस कंपनियों के लिए, डिफेंस कंपनियों के लिए स्टील भी लगेगा, कास्टिंग भी लगेगी, 50 और चीज़ें होंगी, तो बाकी इंडस्ट्रीज को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। वो पूरा जो क्या यही आप बाहर से मंगवाओ तो वहाँ की इंडस्ट्री को मिलता है ना सारा का सारा काम। अब हमारे देश की मिलेंगी, MSMEs को बहुत बड़ा फायदा होगा इसका। एब्सोल्युटली। चलिए, ये है डिफेंस स्टॉक्स, सारे के सारे फोकस में है और बड़ा बूस्ट आते हुए दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमने आपके लिए कुछ रिसर्च भी तैयार करी है, थोड़ी देर में इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आइए वरुण से जानते हैं। वरुण, बड़ी खबर तो आज की आ गई, और क्या खबरें ये बताएं। इसके अलावा कुछ फार्मा कंपनीज को लेकर खबर आई है। यहाँ पे लुपिन एक एंग्लो फ्रेंच कंपनी है, उसका एक ब्रांड को एक्वायर किया है। अधिग्रहण के चलते फॉर्मुलेशन कारोबार जो है उसमें पकड़ मजबूत होगी। एलिम्बिक फार्मा दिल से जुड़ी एक बीमारी की दवा है, इसकी अर्जी इन्होंने दी थी US FDA से, शुरुआती मंजूरी उसकी मिल चुकी है। टाटा मोटर्स VRL लॉजिस्टिक्स का फ्लीट बढ़ाने का लक्ष्य है और इसके लिए इन्हें वहाँ से 1300 CV के लिए ऑर्डर मिला है। तो टाटा मोटर्स साथ साथ VRL लॉजिस्टिक्स को भी अपने रडार पर रखेगा। TCS, इस कंपनी ने के साथ करार किया है ऑटोमेटिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस असेसमेंट के लिए करार जो है वो बेसिकली इस कंपनी ने किया है। L&T, इस कंपनी को 1 से 2,500 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। मारुति सुजुकी नेक्स्ट जनरेशन अर्टिगा की बुकिंग जो है इस कंपनी ने शुरू कर दी है। मात्र 11,000 की शुरुआती रकम के साथ आप बुकिंग कर सकते हैं। कोफोज अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ इसने ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के लिए करार किया है। BLS इंटरनेशनल 13 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर देने पे विचार करेंगे। NLC इंडिया FY22 में कलेक्शन एफिशिएंसी 146% रही है और बिजली उत्पादन जो है उसमें 18.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मैन इंडस्ट्रीज, इस कंपनी ने एक कंपनी की ऑयलफील्ड के साथ तकनीकी करार किया है। OMS ऑयलफील्ड नाम की कंपनी है, सिंगापुर की ये कंपनी है। अजमेरा रियल्टी, इन्होंने अपडेट दिया है कि बेंगलुरु में प्रोजेक्ट से करीब 330 करोड़ के आसपास की बिक्री का लक्ष्य है। इसके अलावा श्री दिग्विजय सीमेंट, इस कंपनी के कंसोर्शियम ने ग्रीन एनर्जी के साथ शेयर खरीदने के लिए करार किया है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट में 8.1 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं, 8.5%। भारतीय एयरटेल में करीब 12.8 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। NTPC में 24 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं।
तो ये है आपके लिए कई सारे खबरें जहां पर आपको रखने नजर, कई सारी बड़ी ब्लॉक डील्स भी होती हुई दिख रही हैं। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार और करते हैं उनसे इन बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा जो बड़ा एक्शन बन रहा है। सेठी साहब, BEL पर सुबह राय भी देकर गए थे, साथ ही जय ने भी यहाँ पर कैश का ऑप्शन खरीदवाया था और आपने देखा था वागले साहब को भी BEL पसंद आया था और सबसे बड़ी खबर फायदे की BEL के लिए आ रही। तो वागले साहब बताएं क्या करना है इस समय? दीपांशु, मार्केट के ये माहौल में जो स्टॉक ऐसा परफॉर्म करता है, मेरा मानना है कि ये स्टॉक 250 तक तो जाना ही चाहिए। ये मेरा ऑब्वियसली 2 से 3 दिनों का टाइम फ्रेम है। अगर आप 2 से 3 हफ्तों का व्यू लेते हो तो ये 260 270, एक महीने का व्यू लेते हो तो ये 260 270 तक भी जा सकता है और 225 का वो ब्रेकआउट लेवल है, उसके नीचे ये स्टॉक जाना नहीं चाहिए। तो ये है आपके लिए BEL इतनी मजबूती के बाद। और सबसे बड़ी बात दीप ये कि BEL के लिए 2 चीज़ें बहुत अच्छी है। एक, खबर आने के पहले तेज दौड़ लगाने के बावजूद टिका हुआ है, बिल्कुल खबर आने के बावजूद सेलो न्यूज़ नहीं है। दूसरा, खराब बाजार में भी टिका, खराब बाजार में, दोनों हिसाब से। तो इसका मतलब ये कि सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम इसमें दिख रहा है। लेकिन बाइंग का मोमेंटम है या सेलिंग का, किसी न किसी स्टॉक में तो है ज़रूर। बताएंगे हिमांशु जी, बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी स्वागत है। आप भी अप्रिशिएट करेंगे, देखिए कितने बिगुल याद रखने पड़ते हैं हमारे को। सोचो, रट रट के आना पड़ता है कि आज हिमांशु जी आ रहे हैं तो बिगुल हिटमैन हिमांशु नया नया याद रखे हैं। कोई नहीं दूसरा एंकर हो तो हड़बड़ा जाए वो। ये तो हम दोनों हैं, मिलके चला रहे हैं। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो अनिल जी, ये तो है ही खास बात, तभी तो आप सेनापति हैं, फिर आप सब कुछ याद रखते हैं, इसीलिए। थैंक यू सर, मजे ले रहा था इसे अपने आप के। जी बताइए। अनिल जी, बिकवाली का स्टॉक रडार पर आया है, रेन इंडस्ट्रीज। अनिल जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक थोड़ी सी वीकनेस दिखाता हुआ नजर आ रहा था और आज के सेशन में अपनी सभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। एक डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। तो रेन इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 191 192 के लेवल्स हैं, 195 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 180 रुपए तक का अनिल जी मुझे लगता है कि रेन इंडस्ट्रीज में टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। और अनिल जी, एक छोटी सी बात बस दीपांशु के लिए, थोड़ा सा एक रिमाइंडर था। अभी BEL का डिस्कशन हो रहा था अनिल जी, आप तो थे नहीं 1 अप्रैल को, तो मैंने 2 स्पेशल पिक्स दिए थे अनिल जी उस दिन। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 165 रुपए पर और दूसरा पिक था BEL का 216 रुपए के लेवल्स पर, जिसके 240 250 रुपए तक के बड़े टारगेट्स दिए थे। तो 240 रुपए तक के टारगेट्स वहां पर आज आते हुए नजर आएंगे। बहुत ही बढ़िया। ये है आपके लिए BEL और आईबुल हाउसिंग, दोनों में टारगेट हिट होते हुए हिमांशु जी के स्पेशल कॉल्स के बिल्कुल साफ आते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ रेन इंडस्ट्रीज में तेज गिरावट के आसार हैं। 195 का स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे वो 180 के बनेंगे। ये है आपके लिए राय जी। बिल्कुल, तो डिफेंस स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन है और अब कुछ और कॉल्स भी आ रही हैं रेन इंडस्ट्रीज पर। सेल कॉल वागले साहब की भी, वागले साहब के लिए आइए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, विप्रो को बेचना है। मुझे लगता है विप्रो वीक हो गया है, IT स्टॉक्स में वीकनेस है, थोड़ा करेक्शन बढ़ेगा। 581 82 का करंट भाव है, 586 के स्टॉप लॉस से बेचे, 1% की रिस्क ले। मुझे लगता है ये 560 तक 1 से 2 दिनों में अगर ये करेक्शन कंटिन्यू रहा तो 20 रुपए की डाउन मूव विप्रो में 1 से 2 दिनों में आ सकती है। तो 560 के लेवल्स के लिए विप्रो पर करनी है आपको बिकवाली। ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से राय। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स में एक भारी गिरावट आई है, इस पर रखिए नजर। अदानी एंटरप्राइजेस, दोनों अदानी ग्रुप स्टॉक्स, इनफैक्ट बाकी के अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर भी आज आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। इंडिया मार्ट जो 2-3 दिनों से अच्छी तेजी दिखा रहा था, वहां पर वीकनेस है। इंडिया बुल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सारे फाइनेंशियल्स आज फिसलते हुए दिख रहे हैं। RBL, AB फैशन पर भी आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। दो कुछ हाई बीटा काउंटर्स हैं, वहां पर थोड़ा रिवर्सल है और निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा संभला हुआ दिख रहा है। निफ्टी पर अब ज्यादा प्रेशर बन रहा है, 150 पॉइंट से ज़्यादा का कट निफ्टी पर आया है। 17,650 के भी नीचे इस समय आपको निफ्टी आते हुए दिखा है। इन स्टॉक्स पर बात करेंगे, कुछ और एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे, बट BEL जिस पर अभी चर्चा चल रही थी, आइए जरा क्विकली जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, ये जो लिस्ट आई है उसका तो बड़ा फायदा है, बट इसके अलावा भी BEL में काफ़ी कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये कर रहा है। तो जरा बताइए
आज की खबर और बाकी जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीएल मूवमेंट में। दीप, जैसे कि आपने आज की खबर बोला कि जैसे कि जो घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, 2.25 लाख करोड़ के आसपास की अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फ़ायदा तो इस कंपनी को मिलेगा। और माना जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ सालों में जो घरेलू उत्पादन है उसमें लगातार 10 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी रहने ही वाली है। इनफैक्ट आप बीएल की ऑर्डर बुक देखेंगे तो करीब 57,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। FY22 में इसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई थी, तो वो एक सब्सटैंशियल बढ़ोतरी थी। लेकिन आने वाले कई सालों तक कुल करीब 15 से 18,000 करोड़ के आसपास के सालाना ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिलने वाले हैं। यानी कि हर साल अगर आप देखेंगे तो 30 से 40% के आसपास की बढ़ोतरी जो है आपको इस कंपनी के ऑर्डर बुक में देखने मिलेगी। यानी कि ये फिलहाल ट्रेलर है, अभी एक्चुअल पिक्चर जो है इस कंपनी की बाकी है। सिर्फ यही नहीं, नॉन डिफेंस ऑर्डर बुक जो है वो भी इस कंपनी की लगातार बढ़ रही है, वो कारोबार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काफ़ी सारे अवसर है इस कंपनी के लिए, वहाँ इस कंपनी को फ़ायदा होगा। एनर्जी स्टोरेज जो है उसमें कंपनी जो है बड़ा काम कर रही है, सोलर सेल्स में कंपनी बड़ा काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें इस कंपनी को काफ़ी सारे कारोबार है। इसके अलावा याद रखिएगा ड्रोन को लेकर लगातार हमारे यहाँ पॉलिसीज़ जो है वो डेवलप हो रही है और ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियों को फ़ायदा होगा। जेनटेक तो हमने आपको बताया था, लेकिन इसके अलावा एक कंपनी जो कि इसमें काफ़ी कारोबार करती है वो बीएल है। इसके लिए भी यहाँ भी इस कंपनी को काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। तो एक डिफेंस का तो आपने देखा कि किस तरह से डिफेंस के इक्विपमेंट अगर इंडिया में बनेंगे उसका फ़ायदा होगा, उसके चलते ऑर्डर बुक बढ़ेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एंसिलरी क्षेत्र है वहाँ पर भी इस कंपनी को बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके चलते आने वाले दिनों में इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे एक्शन में दिख रहा है। जैन साहब भी है हमारे साथ। जैन साहब, कोई कवरेज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है, कहाँ पर रखी है आपने जरा? नहीं, बिल्कुल काफी कवरेज है इसके ऊपर। तो मैं पिछले 2-3 सालों में जब भी डिफेंस की बात होती है तो हमेशा बीएल की बात कही है। मुझे याद है मैं 2019 में इंडिपेंडेंस डे के ऊपर शो कर रहा था और उस टाइम पे माहौल बहुत खराब था, अगस्त की बात है 2019, तो काफी नर्वस माहौल में भी ये बीएल को रिकमेंड किया क्योंकि, और अभी भी आप देखिए ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और जब से ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस है तो ये एक सेक्टर आउट परफॉर्मर रहा है। और जो अनिल जी ने बात कही वो बहुत सही है कि ये पूरे, अगर आप आत्मनिर्भरता की बात करें तो डिफेंस सेक्टर इज वन सेक्टर जिसपे सबसे ज्यादा सरकार फोकस कर रही है और ये सारे स्टॉक्स अच्छा करेंगे। इवन एक डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज भी आप ऐड कर सकते हैं, जो हम इसकी बात करें डिफेंस में जो ड्रोन की बात कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक और इतने एडवांस में ऑर्डर्स मिलने वाले और 15,000 करोड़ का ही टॉप लाइन है कंपनी का, एंड वैल्यूएशंस भी महंगे नहीं है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। जस्ट बिकॉज ये सारे पीएसयूज है तो थोड़ा इनको वैल्यूएशंस मार्केट में परसेप्शन कम मिलता है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है, आज अच्छा खासा स्पाइक ले रखा है, बट 200 से लेकर 220 एक अच्छा रेंज है जहां पे बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए डीसीएम श्रीराम, एक काउंटर जिसके जैन साहब बात करते हैं। बीईएल इस पर है फोकस बाजार का और बढ़िया मूव इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। इस बीच बैंक निफ्टी पर वापस थोड़ी रिकवरी के गर्मी है, बैंक निफ्टी में है सर, डिप करते हुए बाय आता है, डिप करते हुए बाय आ रहा है, उस पर कुछ तो एक्शन इसमें है। बिल्कुल ठीक बात, मजबूती है बिल्कुल। और कुछ और स्टॉक्स जहां पर मजबूती दिख रही है, बाय द वे यहाँ पर आप रखिए नजर, आईसीआईसीआई प्रू, ये भी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी जरा इसका चार्ट देखें, आईसीआईसीआई प्रू। जी हिमांशु, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक अर्ली ट्रेंड रिवर्सल के साइन है, लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक 525 रुपए के ऊपर अगर बंद होता है तो यहाँ पर फर्दर मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन 500 रुपए के आसपास स्टॉक ने बनाया है और उसके बाद एक अच्छा हायर हाई सीक्वेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि पहला लेवल जो मैं यहाँ पर वॉच करूंगा वो रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर 525-530 का जोन। अगर ये स्टॉक उसको निकालता है तो 550 तक की शॉर्ट टर्म में अपसाइड आते हुए आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए राय जहां तक आईसीआईसीआई प्रू का सवाल है। कुछ और स्टॉक्स, बाय द वे ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात हुई, रैमको सिस्टम्स पर भी रखिए नज़र, इस पर भी एक अच्छी मूव आपको फिलहाल आती हुई दिख रही है। तो ये एक और स्टॉक है कैश मार्केट से, रैमको सिस्टम्स, जहां पर आपको मूव आई है। और काउंटर्स हैं जहां पर मूव आ रही है। डीसीबी बैंक देखिए 12% ऊपर डीसीबी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है, 87 के लेवल्स पर आया हुआ है। सुमित जी जरा देखिए डीसीबी बैंक का चार्ट। दिपांशु, लोअर लेवल से तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है पिछले 4 दिनों के अंदर। स्टॉक अब 200 डीएमए के पास आ चुका है जो कि 88 के लेवल्स के पास है। 88 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो एक हफ्ते के अंदर फिर स्टॉक में 95 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के लेवल डीसीबी बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने बाय किया वो लोग पोजीशंस होल्ड करें।
80-82 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें और 88 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 95 से 100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपके डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी फिर से मूव कर रहे हैं। मेट्रोपोलिस तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों का स्टार रहा है। डॉक्टर लाल और थायरोकेयर पर भी अच्छी मूव आ रही है। जरा एक बार थायरोकेयर के चार्ट पर टच अपॉन करते हैं। बंसल जी जरा देखिए, आज थायरोकेयर एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, 4% की अप मूव सर। जी हाँ दीपांशु, बहुत समय बाद इसके अंदर अपमूव आई है। जब से थायरोकेयर में डील हुई थी तब से स्टॉक गिरता जा रहा था और आज जो दिख रहा है एक पॉजिटिव क्रॉसओवर 840 के स्तरों के ऊपर दिख रहा है। तो जो भी लोग ऊपर में लेके फंसे हुए हैं उनके लिए मेरी राय है कि यहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए। मोस्ट लाइकली स्टॉक का एक बॉटम लग चुका है, तो यहाँ पर डिलीवरी के नज़रिए से इन स्तरों पर करेक्शन पर खरीदारी करनी चाहिए। और यहाँ पे पहले टारगेट्स बैठते हैं 1012 के, 1012 का पहला लक्ष्य है, तो थायरोकेयर पर खरीदारी की राय है। तो 1012 के लक्ष्य के साथ थायरोकेयर पर खरीदारी की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात करें तो एक और बेहतरीन स्टॉक जो एक्शन में है, TCI एक्सप्रेस, इस पर रखिए नजर। रिसेंटली कुछ दिग्गज ब्रोकरेजेस की तरफ से भी इस काउंटर पर फोकस बना है। कल लगभग 7-8% की तेजी थी, आज भी 3% वीक बाजार में होल्ड आउट कर रहा है। चल क्या रहा है TCI एक्सप्रेस में, आइए जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल, क्यों बाजार इस पर पॉजिटिव हो गया? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर लॉजिस्टिक्स प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है जेफरीज को। कल इन्होंने अपनी इनिशिएटिंग कवरेज शुरुआत की थी खरीदारी की राय के साथ और लगभग 2300 रुपये के टारगेट्स ये देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए मौजूदा भाव 1900 रुपये का है, तो इस लेवल से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड इनके एक्सपेक्टेशंस है। और इसके कारण भी आप देखिए, सबसे पहला तो ये कारण ये बता रहे हैं कि FY25 तक यानी कि आगे आने वाले 3 वित्तीय वर्ष में इनके जो मुनाफा है लगभग 2.8 टाइम्स होता हुआ नजर आएगा। और ये इस बेसिस पर, क्योंकि आगे चलकर जिस तरह से आय में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 23% की सालाना आधार पर ये ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती हुई नजर आ रही है और बिक्री का केवल 10% हिस्सा ही इनका वर्किंग कैपिटल स्पेस में ऑक्यूपाई होता हुआ नजर आएगा। तो जो काफ़ी सारा कैश फ्लोज हैं ये लोग आगे अन्य चीज़ों के लिए भी यूज़ कर पाएंगे, वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक नहीं होगा। FY25 तक सालाना आधार पर आगे चलकर 30% की ग्रोथ या ROE में एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। और GST आने के बाद जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है उनका मार्केट शेयर ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगले 5 सालों में जिस तरह से सरकार का भी अब ये कहीं ना कहीं एम बनता जा रहा है कि GDP का करीबन 10% हिस्सा ही लॉजिस्टिक्स खर्च होना चाहिए, अभी 13-14% है, तो ये इंटेंशन जो है गवर्नमेंट की वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये सब फैक्टर्स को सामने रख कर जेफरीज जो है इस स्टॉक पर बुलिश हो रहा है और इसी वजह से इसमें पिछले 2 दिन से तेजी है। बिल्कुल, और आज भी अच्छे मूड माहौल में बना हुआ है। TCI एक्सप्रेस मिड कैप्स में काफ़ी एक्टिव रहता है, वे यूजुअली ये काउंटर आज भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। जैन साहब, रेडार पर है आपके? बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु जी, ये जैन साहब के जेम्स में 900 रुपए के लेवल्स पे ये स्टॉक दिया गया था और आई थिंक मई जून का महीना था और उसके बाद से तो नॉन स्टॉप चला है और ये 2500 रुपए 2600 रुपए तक के लेवल्स दिखाने के बाद एक करेक्शन दिया। लाजमी है कि फरवरी के महीने में ये सब करेक्ट किए थे और अच्छा खासा नीचे अब सपोर्ट ले रहा और फैंटास्टिक फंडामेंटल्स। और देखिए जिस तरीके से GST के आंकड़े आए और लॉजिस्टिक स्पेस पे वैसे ही हम बहुत बुलिश है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक्स की और अहमियत बढ़ेगी और जिस तरीके का इस कंपनी का पेडिग्री है, बैकग्राउंड है और रिटर्न नंबर्स, फंडामेंटल्स देखें, रिजल्ट्स गजब के हैं। पिछले अगर आप TTM बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट एवर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स पे बैठी है और ग्रोथ भी बढ़िया दे रही है कंपनी की, जो प्रॉफिट की कैगर और ये सब भी बहुत बढ़िया है। सो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये आराम से 2200 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। तो ये है आपके लिए TCI एक्सप्रेस। 2200 तक के टारगेट्स आ रहे हैं इस पर। जहाँ तक सवाल है जैन साहब के कन्विक्शन का, पहले भी उनका जेम स्टॉक्स रह चुका है, बड़ी तेजी बनी है और आज फिर से थोड़े अच्छे एक्शन में आपको दिख रहा है। इस बीच DCB बैंक पर और तेजी बन रही है। अभी सुबह जी से 87 पर इसकी बात करी थी, 89 के लेवल्स आपको DCB बैंक पर आते हुए दिख रहे हैं। तो खरीदारी इस काउंटर में हो रही है इस समय, नजर रखिए। DLF में थोड़ी खरीदारी हो रही है, 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है DLF, थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है। जरा इसका चार्ट देखें कुणाल जी। DLF वापस थोड़ा मोमेंटम के मूड में आ रहा है, डेज हाई से थोड़ा ही दूर है इस समय। देखिए सामने एक रेजिस्टेंस है इन स्तरों के आसपास दीपांशु, तो तुरंत खरीदारी की राय नहीं है। 410-15 के आसपास रेजिस्टेंस दिखती है तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। काफी बड़ी रैली हमने DLF में ऑलरेडी देख ली है, तो इन स्तरों पर नई खरीदारी की राय नहीं है। 415 पार होगा तो फ्रेश इंपेटस देखने को मिलेगा, तब फिर खरीदारी की बात करेंगे।
चलिए ठीक है, तो 415 के बाद ही खरीदारी की बात करेंगे। राइट, 2:30 बज गए सर। हाँ सेठी साहब तैयार है, मेरे तो पहले से तैयार है। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा कुछ देखने में रह गया, तब तक सेठी साहब जुड़ गए, तो पहले सेठी साहब से कर लेते मुलाकात। ठीक है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज दो स्टॉक दोनों आज सरप्राइजिंगली फ्यूचर्स पे हैं, दोनों स्टॉक फ्यूचर्स के हैं। और आज अनिल जी सुबह का जो फ्यूचर्स का पिक ऑफ द डे था वो मेरा था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कमाल करता हुआ नजर आ रहा है, इस खराब बाजार में भी 6-7% ऊपर। और उसके साथ ही मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे भी खरीदारी करने की सलाह दी थी, तो दोनों स्टॉक अच्छा कर रहे हैं आज के बाजार में भी। ओके, नहीं तो ये आप बोले कि आज सरप्राइजिंगली दो स्टॉक है, दोनों फ्यूचर के, तो मतलब ये स्टॉक्स फ्यूचर में है, ये सरप्राइज है या आप दे रहे हैं ये सरप्राइज है? सरप्राइज किस चीज का है? मैं दोनों स्टॉक फ्यूचर्स वाले दे रहा हूँ वो। अच्छा ये सरप्राइज, हाँ मुझे लगा कि ये दो स्टॉक आप बताने जा रहे हैं फ्यूचर्स में कैसे आ गई ये सरप्राइज, ऐसा तो नहीं है ना? ये स्टॉक है और दोनों फ्यूचर्स में जगह डिजर्व करते हैं और राइटली फ्यूचर्स में है, राइटफुली। बिल्कुल, और सेठी साहब हमारे दिलों में जगह डिजर्व करते हैं, तो सेठी साहब बताइए, करिए शुरुआत पहले स्टॉक के साथ। जो अनिल जी जो पहला स्टॉक है जो जिसका अप्रैल फ्यूचर्स खरीदना है वो है टाटा कम्युनिकेशन, जो कि अभी 1290 पे अप्रैल फ्यूचर्स चल रहे हैं। इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है टाटा ग्रुप की, जो टेलीकॉम के क्षेत्र में काम करती है और जिस तरह से 5G सर्विसेज को रोल आउट होना है, और ये स्टॉक अपने हाइट जो करीबन 1600 के करीब के हाइट से वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करना चाहिए, इसमें इन लेवल्स में खरीदारी करें। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1320 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1280 का छोटा स्टॉप लॉस। 1280 का स्टॉप लॉस, 1320 का टारगेट भी तो छोटा ही है। सेठी साहब एक बड़ा वाला भी बताओ ना, आपके टारगेट क्या है, वो फिर जल्दी आ जाते हैं एकदम। नहीं अनिल जी, ये शॉर्ट टर्म पिक्स होती है तो शॉर्ट टर्म में 3-4% से सेटिस्फाइड होना पड़ता है, जल्दी भी आ जाता है। बाकी लॉन्ग टर्म पे भी इस स्टॉक हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, बात सही है आपकी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 3-4% से सेटिस्फाई होना पड़ता है। 3-4% का मतलब हुआ 45 से 60 रुपए, 1300 रुपए में। हाँ तो अच्छा, ये थोड़ा हाई प्राइस स्टॉक है तो उसके हिसाब से 3-4% नहीं हुआ, नहीं तो कैश मार्केट के स्टॉक में तो 5-7% रहते ही है। पर इसमें 1320 नहीं 1335-40 तक भी इंतजार कर सकते हैं। और ये अभी थोड़ा बोलते बोलते भी स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है। 1300 शायद 6-7 ऑलरेडी हो गया है, मैंने 1290-92 में इसको रिकमेंड किया था। तो मुझे लगता है 1330-1340 तक के लेवल्स बहुत ही जल्दी आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह इसमें। ओके, यही फायदा है सीए करने का, 3-4% तुरंत निकाल लिया 45 से 60 रुपए। चलिए, और सेठी साहब ने भी टारगेट बढ़ा भी दिए, 1335 1340 के आ भी जाएंगे। आइए बढ़ते आगे, सेठी साहब की पहली पिक है टाटा कम्युनिकेशन। सर सेठी साहब दूसरी पिक बताइए। दूसरी पिक अनिल जी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से है, लीडर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी अप्रैल फ्यूचर्स 516 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है जो पूरा सेक्टर है ये जब कभी अभी पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं बाजार में निफ्टी के लेवल्स पे गिरावट आ रही है, बट ये अब थमनी चाहिए। और कल या सोमवार से जो तेजी शुरू होगी, मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक अच्छा करेंगे, लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें टारगेट है 530-535 का टारगेट और स्टॉप लॉस 510 रुपए का रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई, जहां पर करके चलें खरीदारी, और साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस। दो वायदा कारोबार की पिक सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है आपके लिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मजबूत स्टॉक्स देने के लिए। वीक बाजार में इस समय आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आइए अनिल जी की स्ट्रैटेजी लें, उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, कैन फिनोम्स में एक ब्रेकआउट आ रहा है, 682 का करंट भाव है, 682, 680, 678 ये बाइंग रेंज होगी, 670 का स्टॉप लॉस होगा और 695, 700 का पहला टारगेट, 715, 718 का पोजिशनल 2 से 3 दिनों का टारगेट। ओके, कैनफिन होम्स बड़ा स्पाइक आ रहा है, पिछले 5-6 मिनट में 3% ये उछला है। आई थिंक हिमांशु जी की भी कॉल यही थी। हिमांशु जी, कैनफिन होम्स जी दीपांशु, एक्चुअली मेरे भी रडार पर ही आया था। इसमें कुछ बड़ा मुझे लगता है कुछ डेवलपमेंट होने वाला है दीपांशु। पिछले 10 मिनट में जब ये स्टॉक 660-62 रुपए पर था, 670-680 की स्ट्राइक की कॉज में एकदम जबरदस्त अनवाइंडिंग देखने को मिली और शार्प मूवमेंट आते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि जिस तरह से टेक्निकल चार्ट्स पर 670 के आसपास का एक रेजिस्टेंस का नेकलाइन इसने तोड़ा है,
मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है BTST के लिए, 700 रुपए तक के टारगेट्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग BTST का कैंडिडेट है कैनफिन होम्स। ओके, कैनफिन होम कुछ तो हो रहा है एनबीएफसीज में। दीप देखिए, कैनफिन होम्स मौजूद है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 2-3 दिन से चल ही चुका है। एचडीएफसी ने एक ही दिन में अपना बड़ा मुंह दे दिया। आज पीरामल देखिए 4% ऊपर है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बार बार हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ LIC हाउसिंग, कुछ तो सारी एनबीएफसीज में फ्रेश खरीदारी होती दिख रही है और एक एक करके स्टॉक्स काफ़ी मजबूती के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। है एक्शन तो है यहाँ पर कुछ ना कुछ। बैंक निफ्टी भी रिकवर हो रहा है। इनफैक्ट सही समय सर आपकी स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं। आई लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में भी रिकवरी आ रही है। जब शो की शुरुआत करी थी तो डाउ फ्यूचर्स पर आपको दबाव दिख रहा था, अब रिकवर होकर सपाट हो गया। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर है सर। डेज हाई पर नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यूरोप के बाजार भी अब पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर भी सुस्ती का माहौल था, अब पॉजिटिविटी के साथ यूरोप के बाजार ट्रेड कर रहे हैं। कच्चे तेल पर दबाव है, 96 पर नाइमेक्स, 101 पर ब्रेंट। एशिया में ऑफकोर्स हमने दबाव देखा था, 1-1.5% की गिरावट एशिया में थी, बट डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स और साथ ही यूरोप के बाजार इस समय पूरी के पूरे रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं सर। हमारे बाजार भी, बैंक निफ्टी अच्छा रिकवर हुआ है, अभी सिर्फ 40 पॉइंट नीचे है। क्या करना है सर? दीप, बेचने के लेवल नहीं है, खरीदने की हिम्मत है तो खरीदा, नहीं तो बेचने के लेवल, क्योंकि दिन के लिए 17,650 का जो स्टॉप लॉस था थोड़ा सा वो नीचे गया है जरूर टच करने के लिए। आज से क्लोजिंग देखना होगा 17,650 के ऊपर होती है नहीं होती है। लेकिन बैंक निफ्टी ताकत दिखा रहा है, बैंक निफ्टी आपको गिरने नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, कल पॉलिसी के पहले बैंक निफ्टी ताकत दिखा रहा है। और एग्जैक्टली इसी तरह का मूव पिछली बार भी बैंक निफ्टी में पॉलिसी के पहले आया था, एक दिन पहले सिमिलर यही सिचुएशन थी और बैंक निफ्टी ताकत। तो मेरे ख्याल से जो है पोजिशन उसको क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ सपोर्ट लेवल वही है बैंक निफ्टी पर जो आज सुबह अपने दिया है 37,150, 37,225, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब वहाँ से आप और ऊपर आ गए, ऊपर में 37,850, 37,925 की रेंज में आएगा, यानी कि 38,000 के नज़दीक आएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे। 37,150, 37,225 की रेंज के नज़दीक आएगा, वहाँ खरीदेंगे। 37,500 मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी पर, बचे हुए 1 घंटे के लिए। क्या है 37,500 के ऊपर टिके रहना जरूरी है। क्यों? 37,500 के पुट पर 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 50 लाख गिन लीजिए, राउंड फिगर में याद रहेगा। और ये 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट होने से दीप क्या है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी तक जो पोजीशन बनी है उस हिसाब से ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा, और वो ज़रूरी भी है। अगर 37,500 के नीचे आप टिकते हैं 3 बजे के पहले, 3:05 के पहले, तो 1,15,00,000 शेयर बैंक निफ्टी पे पुट राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है, जो रिस्क पर आएंगे। और आज का लो कितना है, 37,346। 37,400 के नीचे 1,40,00,000 शेयर होते हैं जी। 37,300 के नीचे 1,60,00,000 शेयर पुट राइटर्स होते हैं। बैंक निफ्टी में भी गजब की पुट राइटिंग तेजी की पोजीशन इधर भी बनी हुई है। सो 37,500 मेक और ब्रेक लेवल है, लगता नहीं कि हम इसके नीचे बंद हो। ऊपर कितना जा सकते हैं वो देख लीजिए। 38,000 पार नहीं होगा, ये भी यकीन रखिए, क्योंकि 38,000 के कॉल्स पर भी उतना ही ओपन इंटरेस्ट है 46 लाख शेयरों का। तो रेंज क्लियर कट दिख रही है, नीचे 37,500, ऊपर 38,000। तो 3 बजे तक एक ही लेवल पर ध्यान रखना है, 37,500। इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो समस्याएं बढ़ेगी, और जब तक इसके ऊपर है टेंशन फ्री रहिए, कोई टेंशन नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा निफ्टी, पहले आज बैंक निफ्टी बता दिया। अब आइए निफ्टी। निफ्टी के लिए एक ही लेवल है 3 बजे तक का, और वो है 17,700। 17,700 के पुट पर 85 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और 17,700 के कॉल पर 86 लाख शेयर है, 50 से 86 लाख बराबर है, एक ही लेवल पे 17,700 पे। तो दोनों के लिए लड़ाई झगड़े का लेवल यही है। अब 17,700 के ऊपर निकलकर आप टिक जाते हैं 3 बजे के पहले, तो कॉल राइटर भागेगा मंदी करने वाला शॉर्ट काटने के लिए, और नीचे टिके रहते तो पुट राइटर जो है वो टेंशन में ही है। सो 17,700 मेक और ब्रेक लेवल है। 17,700 के ऊपर टिके रहे तो आप 50-75 पॉइंट का मुंह दिखा देंगे आखिरी आधे घंटे में। 17,700 के नीचे रहे तो 17,650, 625 ये मिनिमम है। ये बहुत ज़्यादा हो गया तो 17,550 जो संभावना कम है लेकिन रखना चाहिए। इमीडिएटली सपोर्ट 17,600 है, 80 लाख शेयर है। इमीडिएटली रुकावट 17,800 है, 1,06,00,000 शेयर है। सो मतलब पोजिशन भर दीप, मुझे याद नहीं आता पिछली बार वीकली सीरीज में इतनी पोजीशन कब थी। 1 करोड़ शेयर एक स्ट्राइक प्राइस पर है। मतलब आप ये समझो
वो क्या रहा है सर? खेलो इंडिया खेलो एकदम पूरा। हाँ, आई थिंक वो रिकवरी में आके सबने वॉल्यूम्स गजब के आगे, वॉल्यूम्स गजब के आगे, वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन। आप सोचो बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस पे 40 लाख 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 45 लाख शेयर का, 37,500 के पुट पर 50 लाख, 38,000 के कॉल पे 45-46 लाख, इधर 1 करोड़ शेयर। मालूम है ना, वीकली एक्सपायरी है। हाँ, मतलब मंथली में ऐसे नहीं होते, मंथली में ऐसे नहीं होते हुए भयंकर पार्टिसिपेशन है। कभी कभी क्या एकदम कम डेटा होता है तो मामला मुश्किल है, एक्सेस डेटा होता है तो मामला, और 50 पॉइंट पे इतने डेटा है, और मशीन ट्रेड में डेटा तुरंत बदलते रहते हैं। तो हमें ऊपर में निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 17,700, बैंक निफ्टी के लिए 37,500, बस सिंपल ही जाने। ये ठीक है, चलिए ये है आपके लिए इस समय बाजार का पूरा एक्शन और अनिल जी की राय जहां तक स्ट्रैटेजी का सवाल है। आइए चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी के पास चलते हैं। बताएं सर। दीपांशु, हमारा भी जो चार्ट कॉर्नर पिक है कैनफिन होम है, इसने भी एक नेकलाइन को तोड़ा है, बड़ी वाली नेकलाइन को 670 की एक नेकलाइन को तोड़ा है, तो स्टॉक थोड़ा सा बढ़ चुका है। थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म नजरिए से कैनफिन होम को खरीदना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, काफी बड़ा राइज आ चुका है और वागले जी ने खरीदारी की भी राय दे दी है। अब इसमें थोड़ा पुल डाउन आए, थोड़ा नीचे आए तो उन स्तरों पर खरीदारी की हमारी राय होगी। जो आइडियल खरीदारी का भाव है वो 680 के आसपास है, उन स्तरों पर मिलता है तो बाय करें। ऊपर 700 रुपए का पहला टारगेट और 710 रुपए का दूसरा टारगेट है कैनफिन होम में खरीदारी की राय। 700-710 के टारगेट्स के लिए कैनफिन होम्स में करनी है खरीदारी। तो वागले साहब को पसंद है कैनफिन होम्स, हिमांशु जी को रेडार पर है, और अब राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी यहाँ पर आपके लिए बाय कॉल आती हुई दिख रही है। तो कैनफिन होम्स, इसे हाथ से जाने ना दे। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? दीपांशु 680 के आसपास अगर नीचे फिसलता है तो खरीदें। 670 से थोड़ा सा नीचे 669 पर स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो 680 के डिप पर खरीदारी करें, 669 का होगा आपका स्टॉप लॉस। कैनफिन होम्स है आपके लिए इस समय का बजिंग स्टॉक, जहां पर बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। अच्छी मूव एक दो और काउंटर्स में भी आपको आती हुई दिख रही है। निचले स्तरों से देखिए, कमिंस इस समय रिकवर कर रहा है और पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। कौन सा कमिंस? जी कौन सा वाला कमाल कर ही दिया कल। कुणाल जी बहस चल रही है। कुणाल जी, अब तो रिकमेंडेशन बंसल जी माने कि नहीं माने? जिस पर आज बात, हाँ बोलिए अनिल जी। पहले तो इस बात पर जंग चल रही थी कि कमिंस को क्यूमिंस बोलना चाहिए या कमिंस बोलना चाहिए, इसी पछोपेश में पड़े हुए थे। फिर अनिल जी बातचीत बाकी चल रही थी पैट कमिंस पर। हाँ तो अनिल जी सब चल रहा है। बिल्कुल, अब नोट फोड़ बाई सिग्नल भी आ गए, बाई सिग्नल भी आ गए। ये वाला कमिंस भी तोड़ ग्राउंड पे आए थे पैट कमिंस के सिग्नल। और बंसल जी, आपको कभी भी कल ऐसा नहीं देखा पैट कमिंस की बैटिंग देख के कि नीट क्लीन क्लियर शॉट्स मार रहे हैं वो? ऐसा लगा नहीं आपको? 14 बॉल में हाफ सेंचुरी। बिल्कुल अनिल जी, मैंने तो अनिल जी आज देखा आपके ट्वीट के बाद, और वो भी अनिल जी देखिए आपके ट्वीट के बाद तो एक तो मैंने वो नीट क्लीन क्लियर बैटिंग देखी, और एक अनिल जी मेरा दिन बना, काफी अरसे बाद किसी ने मुझे अनिल जी क्यूट बोला। सवाल है मेरा दीपांशु से, मतलब इसे कुणाल जी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कमिंस है कुमिंस है क्या बोलते हैं। तो जहां तक मेरे को याद है स्कूल में पढ़ा था, नाम तो नाउन होता है, तो नाउन को कैसे भी बोलो समझ में आना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतनी स्टाइल वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब कि दीप इस पे थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं। नाम में क्या फर्क? नाम में क्या फर्क है? भावना है वो, समझ। हाँ अनिल जी कुणाल जी। अनिल जी ये जो आपने ट्वीट किया और इसमें आपने बंसल जी के नाम के आगे क्यूट लिखा, तो अनिल जी मैं भी इसमें शामिल हूं या आप सुपर क्यूट लिखना भूल गए अनिल जी? रीड बिटवीन द लाइन्स। चलिए, लेकिन चलिए, कमिंस का स्टॉक आज एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, ये बात जरूर है। ओके, एनबीएफसीज काफी मजबूती के साथ बढ़ रही है। एक बार जरा जैन साहब से भी राय ली जाए। जैन साहब, काफी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी, बाकी एनबीएफसीज भी मजबूती के साथ ऊपर आ रही हैं। बताएं सर, कुछ पसंद है आपको? नहीं, बिल्कुल है पसंद। देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स का जो नाम लिया गया, और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड पर तो बहुत बुलिश में था ही, और अब ये इतना बड़ा जो अनाउंसमेंट हुआ मर्जर का, उसके बाद से पूरे माहौल चेंज हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी मर्जर के बाद दूसरी भी जो बैंक्स है, जैसे कि एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है या कोटक है, ये भी पीछे नहीं रहेंगे और काफी बज आने लगी है। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक
कंसोलिडेशन होगा इंडस्ट्री में, छोटे प्लेयर्स को काफी बड़े प्लेयर्स लोग टेक ओवर करेंगे। एंड आईसीआईसीआई बैंक एज अ बैंक तो बेस्ट लगता ही है, और ये चीज आईसीआईसीआई बैंक ने पहले भी कर रखी है। तो मुझे लगता है ये सारे स्टॉक्स में इसीलिए गर्मी है, और प्लस कल क्रेडिट पॉलिसी भी है, और जब अगर रेट्स को लेकर कुछ ना कुछ होता है, और जो इस बार जो कोरोना के बाद जो क्रेडिट रेटिंग है या जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स है या जो क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स है, ये दूध का दूध पानी का पानी हुआ। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिन एनबीएफसीज के लिए और एचएफसीज के लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। और क्योंकि देखिए अब इनको अच्छी क्वालिटी के एसेट्स अब पता होगा कि इनको लोन देना है, सो ग्रोथ फास्टर होगी और क्वालिटी ऑफ एसेट्स बेटर होगी। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस सेक्टर में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करें और हर लेवल्स पे करें, क्योंकि पिछले 2 साल 2.5 साल में बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन द बैंकिंग सेक्टर, और जिस तरीके से एचएफसीज है वहां पे तो और बढ़िया लग रहा है मुझे रुझान। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफी होम्स, दे आर माय टॉप पिक्स इन द सेक्टर, और बाकी कोटक बैंक वगैरह सब बढ़िया लगी रहे, और आईसीआईसीआई बैंक सर्टेनली यस। तो ये है आपके लिए कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी नजर, बड़ा एक्शन यहां पर आते हुए दिख रहा है। आइए 2:45 बजे स्वागत करते हैं भसीन साहब का। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। बताएं सर, आपके पहले जो अपडेट्स हैं वो क्या है? तो दीपांशु, एसबीआई कार्ड 872 बिक गया, डीएलएफ, पीएल, गोदरेज प्रॉपर्टी तीनों आउट परफॉर्म है। और मैं अभी भी कहता हूं कि बाय एम्फसिस कल से आपको टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग रंग दिखेगा। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, और माय प्रॉपर्टी स्टॉक्स हैव डन वेल। अब 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो देखिए, मुझे हाउसिंग फाइनेंस में एलआईसी बहुत पसंद है। एलआईसी हैज अंडर परफॉर्म, बट अब उसकी कॉस्ट ऑफ मनी और जो न्यू लोन बुक है, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो एलआईसी हाउसिंग वुड बी माय टॉप पिक। इट इज टेक्निकली आल्सो शोइंग अ ब्रेकआउट। 92 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 80। दिस इज हेडेड टू 425 एंड दिस कैन हैपन वेरी फास्ट। सेकंड पिक वुड बी लार्सन एंड टूब्रो। आप देख रहे हैं किस तरह के ऑर्डर फ्लोज जा रहे हैं, डिफेंस ऑर्डर। और लार्सन सम ऑफ पार्ट्स में जो उसके टेक्नोलॉजी के सम ऑफ सब्सिडरीज हैं, अगर आप वो निकालें तो इसका भाव तो 2300 रुपए होना चाहिए। तो एलएनटी वुड बी माय सेकंड पिक। 1820 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1765, टारगेट ऑफ 1900 टू 1925। मैंने पहले भी एलएनटी बहुत जोर से आपको कहा था, अगर आपको याद है दीपांशु, एंड इट इज आउट परफॉर्म। नाउ 1925 सीम्स टू बी द टारगेट ऑन द कार्ड्स। बिल्कुल, तो इकोनॉमी के से जुड़े स्टॉक्स में एक्शन है। एलएनटी पसंद आ रहा है भसीन साहब को, और साथ ही एलआईसी हाउसिंग, वहां पर भी आप देख रहे हैं एनबीएफसीज में एक एक करके सारे स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। कल फिर से आपसे होगी मुलाकात कुछ और बेहतरीन आइडियाज़ के लिए। एलएनटी, सीमेंस, कमिंस, ये तीनों के तीनों इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो चुनिंदा पॉकेट्स हैं बाजार की जो इस समय आपको मूव दिखा रही हैं। देखते हैं यहाँ से और तेजी बनती है कि नहीं। आइए, श्रीकांत जी भी तैयार हैं। लीजिए। हाँ, स्वागत करते हैं उनका बीटीएसटी का। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर क्या करना है इस समय? गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु है कि लालपैथ लैब के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो एक अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को हिट करने के बाद एक अच्छे कंसोलिडेशन में आने के बाद फाइनली ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये पूरे सेक्टर में तेजी देखने मिल रही है। थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर है, लेकिन ये जो इतने भी स्टॉक्स है वो काफ़ी डिफेंसिव है, और इनफैक्ट उसमें काफ़ी मोमेंटम भी होता है, हाई बीटा होते हैं। तो करंट लेवल से जो भी मिल रहा है 2810, 2820 या 25 के करीब भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है कि इसने प्राइस ब्रेकआउट दिया है। टारगेट्स नज़र आते हैं 2900 से लेकर 2950 के, और स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे 2770 रुपये का। तो करंट लेवल से लालपैथ लैब को लॉन्ग किया जा सकता है। एग्नोस्टिक स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है और डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर आपको करनी है खरीदारी। इस समय अच्छा एक्शन है, डेज हाई पर स्पाइक आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे 2% ऊपर था। टेस्टिंग वेस्टिंग बढ़ गई वापस सर, कुछ तो चल रहा है। कल परसों भी बढ़ा था। हाँ, कुशल भी इस पर रिसर्च भी लेकर आए थे। ब्लड सैंपल्स को वो ड्रोन से डॉक्टर लाल कर रहा था, ड्रोन्स का इस्तेमाल डिलीवरी के लिए। वो वाली न्यूज़ थी। मुझे लगता है जो टेस्ट के पैसे लगते हैं उससे ज़्यादा ड्रोन के लग जाएंगे, है ना? नहीं हो सकता है, बिल्कुल। डॉक्टर लाल पाथ लैब ना, पाथ लैब।
हाँ कुशल? हाँ बात 27 से 70 का स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है आपको। आपने डॉक्टर लाल से ये पूछा भी था जब इंटरव्यू किया था, हाँ। पूछा भी था आपने पाथ लैब है कि पैथ लैब? हाँ वो वैसे तो पैथोलॉजी से पैथ लैब होता है, पाथ लैब बोला जाता है। ठीक है, तो ये है श्रीकांत जी की पसंद का शेयर। आइए कुशल हमारे साथ तैयार हैं और कुशल बता रहे हैं कि क्यों इतनी गर्मी आज कैश मार्केट के स्टॉक्स में है। सब भाग रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी स्पीड से, अपने अपने परसेंटेज से। तो बताइए क्या कुछ हुआ है कुशल आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए? सर काफ़ी सारे स्टॉक्स पे सर्किट प्राइस रिवीजन अपवर्ड्स होता हुआ दिखा है, जिसमें कुल मिलाकर रिस्क 786 शेयरों की है। तो अपने आप में मेरे ख्याल से ये जो स्पाइक्स होते हुए दिख रहे हैं और जो 5 से 20% के सर्किट वाले स्टॉक्स हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दमदार तेज़ी हमें आज के सत्र में बनती हुई नजर आई है। सबसे पहले मैं बात करूँगा BLS इंटरनेशनल की। आप देखिए दमदार तेज़ी आज के सत्र में यहाँ पर बनी है। साथ ही CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस, यहाँ पर भी 5 to 20% का सर्किट आया है। मोंटे कार्लो फैशंस, 3i इन्फोटेक इंटरेस्टिंग नाम निकल कर आया और आंध्रा पेट्रो यहाँ पर 5 to 20% हुआ है। उसके बाद सेकंड लेग में अगर आप स्पाइक्स देखेंगे तो काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर्स हैं, खासकर कैश सेगमेंट वाले जो काउंटर्स हैं, प्राज इंडस्ट्रीज अगेन एथनॉल शुगर स्पेस की कंपनी, श्री रेणुका शुगर्स देखिए आज बड़े फोकस में है, 10 से 20% यहाँ पर भी सर्किट रिवीजन हुआ है। टानला प्लेटफॉर्म्स लगातार 5% का सर्किट स्टॉक ने मारा था, अब फाइनली यहाँ पर 10% से 20% होता हुआ दिखा है, तो फर्दर अपसाइड की भी एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहा है मार्केट। टाटा मोटर्स DVR ये भी एक इंटरेस्टिंग नाम है, 10 से 20% यहाँ पर भी होता हुआ दिखा है। पूना वाला फिनकॉप आज बड़े एक्शन में है, सर्किट रिवीजन यहाँ पर भी हुआ है 10 to 20। और अगर आप देखें तो रिसेंट IPOs जो आते हुए दिखे हैं वहाँ पर भी 10 से 20 का सर्किट रिवीजन हुआ है। इसमें नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, स्टोवक्राफ्ट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, नज़ारा टेक, जोमैटो और AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज़ का। 5 to 10% में शुगर स्टॉक्स जो हैं वो बजाज हिंदुस्तान शुगर, शक्ति शुगर और राजश्री शुगर्स, यहाँ पर 5 to 10 हुआ है। और अन्य नामों में IRB इंफ्रा, अपना जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड और जिंदल फोटो। इनफैक्ट 10 से 5% यानी कि लोअर रिवीजन भी होता दिखा है। 2 स्टॉक्स है इसमें, एक इजी ट्रिप प्लानर्स और एरोस मीडिया। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन सारे के सारे स्टॉक्स में, जहां पर जबरदस्त एक्शन सिर्फ इस बात से बनता दिख रहा है इस सर्किट फिल्टर बंद है। गजब है, खतरनाक वाला। आइए बैक टू बैक 2 बिगुले आपके लिए। पहला है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक है अनिल जी, 147 148 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है GIC हाउसिंग फाइनेंस। GIC हाउसिंग फाइनेंस में भी ब्रेकआउट है, स्टॉक कल का ही ब्रेक कर चुका है और स्टॉक में अभी मोमेंटम बन रहा है। मेरे को लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर ही स्टॉक में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 142 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के GIC हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 155 रुपए से लेके 160 रुपए तक का मूव GIC हाउसिंग फाइनेंस में जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करें GIC हाउसिंग फाइनेंस। GIC हाउसिंग फाइनेंस ये है वो स्टॉक जहां पर करे खरीदारी। सारे NBFC एक्शन में आ रहे हैं एक के बाद एक। चलिए बढ़िया है, यहां पर खरीदारी करने के लिए 155 160 के टारगेट। बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। हिमांशु जी बोलिए जी। हेलो हिमांशु जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 अनिल जी, अब सुन पा रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए, बताएं आप अपनी पिक जी। जी अनिल जी, ये एक स्पेशल खरीदारी की राय है अनिल जी। जिस तरह से हम NBFC फाइनेंशियल में खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, एक स्टॉक कैश सेगमेंट का स्टॉक है जो कि मुझे लगता है बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार है। स्टॉक का नाम है IIFL फाइनेंस। 317-318 रुपए के अनिल जी करंट लेवल्स हैं और मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है। ये सिमिलर चार्ट फॉर्मेशन है अनिल जी जो RCF जब 70-75 रुपए के लेवल्स थे, प्रीवियस ऑल टाइम हाइज से नीचे कंसोलिडेशन जिस तरह से उस स्टॉक में काफी कुछ महीनों से देखने को मिली थी, हूबहू सिमिलर अनिल जी वही फॉर्मेशन IIFL फाइनेंस के चार्ट में देखने को मिल रहा है। एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन 260-270 के जोन पे यहाँ पर पोटेंशियल ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नजर आया है। और अनिल जी जिस तरह से आज यहाँ पर स्टॉक ने एक पहला रेजिस्टेंस 307-308 रुपए का पार किया है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि पोजिशनली मीडियम टर्म में भी एक बड़ी अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। तो पहला टारगेट 360 रुपए का, जो कि करंट लेवल से लगभग 40 रुपए का ऊपर का टारगेट है, वो पहला टारगेट रहेगा IIFL फाइनेंस के लिए। और उसके बाद जैसे ही स्टॉक 350-360 के ऊपर निकलता है,
400 से 450 रुपए के बड़े टारगेट्स आईआईएफएल फाइनेंस में आते हुए देखने को मिलेंगे। 300 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ आईआईएफएल फाइनेंस स्पेशल खरीदारी की राय है। स्पेशल पे हिमांशु जी की तरफ से और बड़े टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। 400 450 तक जा सकता है। ट्रेडिंग के लिए 360 का लेवल आते हुए दिख रहा है। चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का बंडर। बताएं सर। दीपांशु, बीटीएसटी के लिए टाटा कम्युनिकेशन बाय करके चले। 1310 1311 का करंट भाव है। 1295 का आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके एक आध रुपए नीचे। मुझे लगता है ये 1355 1360 तक के लेवल्स आपको कल दे सकता है। कम से कम 40 से 50 रुपए की मूव मुझे यहाँ से दिखती है। बहुत ही बढ़िया पैटर्न। बिल्कुल बढ़िया पैटर्न है। नजर रखिए टाटा कम्युनिकेशंस पर। इस पर थोड़ी देर पहले सेठी साहब भी बात करके गए हैं और एक्शन भी इस पर आपको आते हुए दिखेगा। मूव्स आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स लेवल पर भी मूव्स नहीं आ रही, क्योंकि एक बार जरा बैंक निफ्टी को पुल अप करिए। अब रिकवर करके वापस पूरी रिकवरी बैंक निफ्टी आपको इस समय दिखा चुका है। एकदम सपाट हो गया है बैंक निफ्टी। तो चुनिंदा काउंटर्स हैं जो आपको एक्शन में दिख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे से देखिए अच्छी रिकवरी इस पर आपको आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से भी थोड़ा बाजार का मूड बहुत सुधरते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी की अगर आप इन पर्टिकुलर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपको निचले सरों से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। इसके अलावा बाकी सारे बैंक्स में भी निचले सरों से आ रही है खरीदारी। एक्सिस, इंडसइंड, आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी में भी निचले स्तर से थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है। तो चुनिंदा बैंक कंपोनेंट्स हैं जो इस समय मूव कर रहे हैं और बैंक निफ्टी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। एक्सिस बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा एक्सिस बैंक पर नजर डालते हैं, क्या चल रहा है एक्सिस बैंक में। और इस पर जरा श्रीकांत जी आप अपनी चार्ट भी पुल अप करें। एडीबी के साथ सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने करार कराया, तो ठीक है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, बट एक्सिस बैंक डेफिनेटली होल्ड आउट कर रहा है सर। अगर आप बाकी बैंक के मुकाबले देखें, क्या राय है इस पर श्रीकांत जी? बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु पिछले 3 या 4 दिनों से 770 765 के करीब काफी अच्छा इसने एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है और उसके बाद की ये ब्रेकआउट पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये वापस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये कम से कम 810 से लेकर 815 के लेवल्स ऑन इमीडिएट बेसिस दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है, जो 790 792 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। 780 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और 810 से लेकर 815 के टारगेट हम रख सकते हैं। 10 से 815 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। बड़ा मूव एक्सिस बैंक में है जो बाजार को थोड़ा सहारा देने की इस समय कोशिश कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी होल्ड आउट कर रहा है, 750 के लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा इसने होल्ड आउट करने की कोशिश करी है, बट एक्सिस ही है जहां पर आपको थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है। चलिए देखते हैं यहाँ से और मूव करेगा या नहीं, ये सवाल है आपके लिए एक्सिस का। फर्स्ट सोर्स, इस पर एक मूव आती हुई दिखिए। जरा एक बार सुमित जी से इसके चार्ट पर राय ले जाए। सुमित जी, फर्स्ट सोर्स देखिए, अच्छी मूव आई थी, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, वापस थोड़ा अटेम्प्ट कर रहे हैं फर्स्ट सोर्स मूव करने का। दिवांशु थोड़ा अटेम्प्ट तो कर रहा है, लेकिन अभी तक कन्विंसिंग ब्रेकआउट मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि जब तक 138 140 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन जरूर होल्ड करके चल सकते हैं। 138 140 का लेवल टूटेगा, उसके बाद 15 से 20 रुपए का मूव एफएसएल के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें। आपके लिए फर्स्ट सोर्स जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए, श्रीलंका में संकट से किस सेक्टर्स को होगा फायदा, ये एक बार डालते हैं नजर, क्योंकि श्रीलंका की प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ रही हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार श्रीलंका में जो संकट है गहराता जा रहा है, कंटिन्यूस अगर आप देखें तो इकोनॉमिक काफ़ी बड़ा जो है वहाँ पर मेल्टडाउन देखने को मिला है। इसके चलते एक सेक्टर ऐसा है जो आपके रडार पर रहना चाहिए, वो है पूरा का पूरा चाय का जो सेक्टर है, टी स्टॉक्स हैं, वो आपके रडार पर रहना चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो मैं भी चौंक गया था कि श्रीलंका जो है चाय उत्पादक देशों में दूसरे नंबर पर आता है। चाइना सबसे पहला है, हर चीज़ में चाइना ही आता है, लेकिन भारत से देखिए काफ़ी लगभग 3 गुना के आसपास का जो है एक्सपोर्ट श्रीलंका करता है। अब इसको अगर क्वांटिफाई करके देखें तो साल 2020 में श्रीलंका ने 133 करोड़ डॉलर का जो है चाय एक्सपोर्ट किया था। और ऑर्थोडॉक्स टी होती है, इसमें इनकी महारत है। यहाँ पर देखें तो काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन स्केल और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ईरान है, इराक है, यूएई है, लीबिया, रूस, टर्की जैसे देशों में जो है एक्सपोर्ट करते हैं।
लेकिन फिलहाल वहाँ पर आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहाँ पर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो चाय को प्रोसेस नहीं कर पा रही। दिन के दौरान 10 से 12 घंटे का जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी कट वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वो अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं कर रहे, नए ऑर्डर्स ले नहीं पा रहे और फिलहाल आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि दूसरे देश जो है वो श्रीलंका के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। तो अब इसका जो बड़ा फायदा है वो भारतीय एक्सपोर्टर्स को हो रहा है और मैं काफ़ी जानकारों से बात भी कर रहा था, वो कह रहे हैं कि अब इनकी जो इंक्वायरीज है वो रीरूट हो रही है भारत को। तो भारत की जितनी भी चाय कंपनीज हैं इनके लिए एक बड़ा अवसर है, अब हो सकता है क्योंकि एक बार इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो काफ़ी सालों तक चलेगा। प्लस अभी श्रीलंका की सिचुएशन ऐसी है नहीं कि जल्द ठीक हो जाए, तो यहाँ पर कंपनीज के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए जिनके लिए एक्सपोर्ट के अवसर काफ़ी बढ़ते नजर आ सकते हैं। सभी जो चाय कंपनीज आपके रडार पर रखें, जयश्री टी है, गुडरिक ग्रुप है, हैरिसन मलयालम है, एंड्रयू यूल जैसी जो कंपनीज हैं वहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए और हो सकता है कि आगे की कुछ तिमाही तक भी इनके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिले। तो टी स्टॉक्स, ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस है सर। जैन साहब से एक बार लेने जैन साहब का तो कौन सा वो यूनाइटेड नीलगिरी टी, वो तो पसंद वाला है ही, और भी ऐसे जो जिनसेरी टी भी थी। हाँ, जिनके नाम कम सुने हो वो सारे तो जैन साहब को पसंद ही है। जो सुने हुए नाम है उनमें क्या पसंद है जैन साहब? ये क्वेश्चन पूछने का तरीका गजब लगा दिल। जो सुना हुआ नाम है उसमें से देखिए इनमें से मुझे बहुत कम अच्छे लगते हैं। गुडरिक टी जरूर से अच्छा लगता है। जयश्री टी देखिए इसमें शुगर एलिमेंट भी है और चाय के साथ चीनी भी है, बट फिर भी मैनेजमेंट के इश्यूज है, सो ओवरऑल मैं रेकमेंड आजकल कम करने लगा हूं। हालांकि 2012-13 में खूब किया हुआ है मैंने, बट समहाउ आप देखिए तब से लेकर अब तक अंडर परफॉर्मर ही है ये। 80-90 रुपए से लेकर 125-30 जाता फिर इन्हीं लेवल्स पे है। बट यस, रोजेल इंडिया ये मैंने स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है। एक दी ग्रोव टी कंपनी, ये गजब की कंपनी है। इसको मैंने हालांकि जैन साहब के जेंस में कवर नहीं किया, पूरी एलिजिबल है, जस्ट बीइंग इट्स इलिक्विड तो इसलिए नहीं कर पाते। ग्रोव टी GROB और दी आगे आता THE। और यूनाइटेड नीलगिरी तो आप जानते ही है, ये आपने सही बोला। सो बेसिकली ये स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी टी स्टॉक्स ओवरऑल कमोडिटी स्टॉक्स से तो थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा रहते हैं, बट मुझे लगता है कि इनमें इन्वेस्ट करते तो डाउनसाइड आता तो ये लेके काम कीजिए और ऊपर का एक लेवल आता तो बेच के काम कीजिए। रेंज बाउंड मूवमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं और पैसा बनता है उसमें, क्योंकि डाउनसाइड ऑलमोस्ट सबकी कैप्ड है बहुत ज्यादा, अब ये टूटते नहीं है। है आपके लिए ढेर सारे चाय के स्टॉक। तो एक ये बताइए कि चाय की ज़्यादा है वहाँ पर जो असर पड़ रहा है बिजनेस में, चाय का ही मेजर चाय का ही कॉन्ट्रीब्यूशन? सर श्रीलंका वैसे भी दो ही चीज़ों के लिए फेमस है, एक चाय के लिए और दूसरा टूरिज्म के लिए, और चाय का इनका काफ़ी बड़ा स्केल है। बीचेस बहुत अच्छे हैं वहाँ, सुना है मैंने। हाँ, बहुत सुंदर। एक्चुअली श्रीलंका में जो इतनी दिक्कत हो रही है, शुरुआत टूरिज्म जो बंद हुआ तो उसके चलते ही हो रही है, वहाँ से शुरू हुआ था। करेक्ट। तो कुणाल जी के लिए चाय महंगी हो सकती है? चाय महंगी होगी सर। कुणाल जी क्या करेंगे अब? अनिल जी देखिए, एक जमाने में अनिल जी श्रीलंका से एक चाय आती थी दिल्मा ब्रांड की, तो अनिल जी मुझे बहुत पसंद थी, सिलोन टी। राइट। तो अनिल जी अब तो खैर मैं अनिल जी अब तो वो लेता नहीं हूँ। और अनिल जी मुझे लगता है पक्का दाम बढ़ेंगे तो अनिल जी जितने भी मित्रगण हैं सभी के अनिल जी चाय पर जाना होगा। बंसल जी से पूछ लो, चाय हानिकारक होती है लाभदायक? बंसल जी को टीचर ने पूछा था स्कूल में। अच्छा। तो बंसल जी ने पूछा कि पीनी पड़े तो लाभदायक, पिलानी पड़े तो हानिकारक है। तो फंडा एकदम क्लियर रखो, अगर बंसल जी को पिलानी पड़ेगी तो बहुत नुकसान देती है वो। आप पिलाओ, बंसल जी तैयार है, लेकिन उन्हीं के घर जाएं जो आपको चाय पिलाएं। समझ सकते हो, बंसल जी के जाना शाम को जाना ठीक नहीं है। अनिल जी देखिए अनिल जी देखिए चाय, हाँ कुणाल जी बोलिए ना, आप ही का इंतजार कर रहा हूँ जी। अनिल जी चाय से ज्यादा महंगे पड़ते हैं अनिल जी जो साथ में पकवान होते हैं। अनिल जी कोई भी अनिल जी सादी चाय नहीं पीता, साथ में बिस्किट होते हैं, पकौड़े होते हैं, तो अनिल जी उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है। देखो चाय के साथ साथ पकौड़े, अब थोड़ी देर बाद में चाय के बाद डिनर भी। वेरी गुड। लेकिन चाय के दाम बढ़ने की तैयारी है, ये श्रीलंका के संकट से पता चल रहा है, साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक क्या भाग रहे हैं। वाह, जयश्री टी 11%, गुडरिक 7%, 8% ऊपर हैरिसन मलयालम, एंड्रयू यूल 6%। ये एक बचा था चाय वाला, ये भी चल पड़ा सेक्टर। चाय, टेक्सटाइल, मिड कैप IT, कॉफ़ी, और क्या बचा दीप, मिड कैप सारी डायग्नोस्टिक्स, पेपर स्टॉक्स चल रहे हैं, डिफेंस,
एक एक करके सेक्टर के नंबर लग रहे हैं, थीम लग रहे हैं। एक और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मेरे रडार पे आ रहा है, मैं जरा देखता हूँ चार्ट देखता हूँ, तब तक चार्ट मतलब ऐसा चार्ट नहीं, लेवल वाला नहीं, ये खोल के दिन में कैसा मूव हुआ मैं वो वाला चार्ट देखता हूँ, तो पता चला सब लोग टेंशन में आ जाएगा, अनिल जी ने चार्ट देखना शुरू किया। मैं चार्ट ये, हाँ ये ऐसा जो आता है ना सामने, इसको मैं चार्ट बोलता हूँ। मैं शुरू करता हूँ, तब तक दीप एक बार आप देखिए जरा। बिल्कुल सर, मैं कुछ और स्टॉक्स पर राय लेना चाह रहा था जहाँ पर मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, पर दूसरी तरफ की आ रही है IDFC लिमिटेड। वागले साहब जरा इसका चार्ट देखें, जो डील हो गई है बंधन बैंक के साथ, उसके बाद देखिए कितनी बड़ी गिरावट आ रही है, और अब 7.5% नीचे सर। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ है, बट और कितना नीचे जा सकता है? दीपांशु, आई थिंक आपने सही कहा, और आज ना ओपन होके वहीं से गिरा है, तो ये डील के आई थिंक डिस्काउंट हो चुका है, और बहुत ज़्यादा तो डाउनसाइड है नहीं। 61-50 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 66-67 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए IDFC जिस पर आपको रखनी है नज़र। नीचे से और बाइंग आ सकती है, बट फिलहाल थोड़ी कमजोरी आपको लग रही है इस पर आते हुए। बट हुआ क्या है, जो पूरी खबर है बंधन बैंक के साथ जो डील हुई है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं वरुण के साथ। वरुण जरा ये डील समझाइए, और ऑफ कोर्स कहाँ पर अब रखनी है नज़र। डेफिनेटली दीप, तो डील तो आप पता ही है कि 4,500 करोड़ में जो म्यूचुअल फंड कारोबार है उसको बेचा गया है, और बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग और इनका जो कंसोर्शियम है, बेसिकली उन्होंने यहाँ पे हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। अब 4,500 करोड़ में हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में इस कंपनी के पास पैसा आएगा तो IDFC को तो फ़ायदा होगा कि इस कंपनी को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ बंधन बैंक को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि बंधन के कंसोर्शियम ने कहीं ना कहीं हिस्सा खरीदा है, तो माना जा रहा है कि म्यूचुअल फंड कारोबार जो है वो बंधन बैंक के पास है नहीं। नो डाउट ये दूसरे कंपनियों के साथ म्यूचुअल फंड का कारोबार करते हैं, करीब 8-10 है कंपनियां जिनके साथ करते हैं, लेकिन इनका खुद का म्यूचुअल फंड का कोई कारोबार नहीं था। तो वहाँ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो बंधन बैंक को मिल जाएगा, ये माना जा रहा है। IDFC नो डाउट इन्होंने हिस्सा बेच दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पैसे मिले हैं उसका ये कंपनी क्या करेगी। और ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको IDFC लिमिटेड से कोई बड़ा डिविडेंड आता हुआ दिखाई दे। अगर आया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आया तो कितना डिविडेंड आ सकता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए 4,500 करोड़ के आसपास इस कंपनी को मिले हैं, टैक्स और सबका एडजस्टमेंट अगर आप कर देंगे तो करीब करीब इस कंपनी के पास बचते हैं 3,400 करोड़ के आसपास के। नो डाउट हाल ही में IDFC AMC से इनको करीब करीब 250 करोड़ के आसपास का डिविडेंड मिला है, उसको भी अगर जोड़ ले तो भी होता है 3,600 करोड़ का। पर शेयर अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड निकल के आता है करीब 21 से 22 रुपये के आसपास का, यानी कि अगर ये डिविडेंड देना चाहे, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 21 से 22 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन नो डाउट ये कंपनी के ऊपर है कि वो डिविडेंड देती है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी और चांसेस तो यही बनते हैं कि आपको डिविडेंड मिल सकता है, और अगर डिविडेंड मिला तो इन लेवल्स पे भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, अच्छा डिविडेंड मिलेगा। जाहिर सी बात है, अब 63 पे स्टॉक है और 21 रुपये का अगर डिविडेंड मिल जाए तो क्या कहना है मिलेगा इतना बड़ा, आधा ही दे दे, आधा ही और क्या। चलिए, बट लगभग 30-35% की यील्ड निकल कर आएगी अगर इन लेवल्स पर आपको 21 रुपये का डिविडेंड मिलता है। बड़ा बड़ा फैक्टर है। जैन साहब, डील देखा है अपने IDFC और बंधन बैंक के बीच हुई है? नहीं, बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से सुर्खियों में था ये। बजट के टाइम पे भी देखिए IDFC हमारे पैनल में से सबने रेकमेंड कर रहे थे, और तब से कई दिनों से चल रहा है, और ये टिपिकली जो आपने कहा बाय ऑन र्यूमर्स ऑन सेल ऑन न्यूज़, टिपिकल वो हुआ है। बट फिर भी मुझे लगता है कि वैल्यू है, ऐसा नहीं है। और ये जो अभी वरुण जी बता रहे हैं कि 21 रुपए का डिविडेंड है, तो ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से करते हैं। बाकी देखिए बुक वैल्यू के आसपास चल रहा स्टॉक, और जनरली बस यही है कि इन टाइप की कंपनियों को, और होल्डिंग कंपनी नेचर की कंपनी है, सो ओवरऑल थोड़ा सा लैकलस्टर रहता मूवमेंट, बट स्टिल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, और फ्रेश खरीदारी की जो अब जो ट्रिगर था वो शायद खत्म हो गया। दूसरे स्टॉक्स पे देखेंगे, हमने आज LIC, हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन और दुनिया भर के HFCs को रेकमेंड किया है। वहां पे ध्यान दीजिए, मैं रियल एस्टेट का फैक्टर ऐड करना भूल गया था कि HFCs के साथ रियल एस्टेट का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सरोगेट बेनिफिशियरी जो रियल एस्टेट में बूम आ रहा है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ही होंगी। सो आई थिंक दैट इज आल्सो वन फैक्टर। सो प्लीज फोकस ऑन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर फोकस बनाए रखें, वहीं पर आपको एक्शन भी आते हुए दिख रहा है इस समय, और वही एक स्पेस है बाजार का जो अच्छी मूव्स दिखा रहा है, वापस फिसलते हुए दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी इस समय सहारा लेने की कोशिश करता रहता है बाजार, मिल नहीं रहा है, और 650 के नीचे ही दबाव बना हुआ है। सुमित जी, आपका नैल्को भी आज फिसला है सर, 4.5% की गिरावट नैल्को में। दीपांशु, आया तो है थोड़ा सा डीप, और सारे ही मेटल स्टॉक्स के अंदर डीप आया है आज, और
मेरे को लग रहा है कि डिप पे कोई दिक्कत नहीं है, वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा और नीचे आता है अगर 2-3 रुपए तो लोअर लेवल्स पे वापस से खरीदारी बनेगा। मेटल सेक्टर में अभी और मजबूती बाकी है और आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिलेगी। तो ऊपर में 130 रुपए के वापस से टारगेट होंगे और वो लेवल ब्रेक होते हैं तो 135 रुपए तक के मूव भी देखने को मिलेंगे। 120-122 के आसपास आता है तो डिप्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 120-122 के करीब अगर आप मिले तो डिप्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। बैंक्स पर जो प्रेशर बना हुआ है वो है HDFC बैंक से। और श्रीकांत जी, बड़ी मूव आई थी मंडे को और स्टॉक ने भी रैली पकड़ी थी, अच्छी मूव पकड़ी थी। प्रीवियस डे की क्लोजिंग 1480 के आसपास थी, वहाँ से हमने देखा लगभग 1700 के लेवल से गया, बट उस 1700 से वापस 3 दिनों में 1500 के लेवल पर आ गया है। तो लगभग उन्हीं लेवल्स के करीब आ गया है जहाँ से रैली शुरू हुई थी। अब क्या राय है HDFC बैंक पर, ये जो 3-4 दिनों के उतार चढ़ाव वाली मूव हो चुकी है? दीपांशु देखिए, वैसे इवेंट के बाद जो भी हाई बनते हैं और उस अगर इवेंट में अगर आने वाले दिनों में अगर स्पेसिफिक अगर क्लैरिटी ना हो तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, लेकिन वो स्टेबलाइज हो सकता है उसके कोई एक इम्पॉर्टेंट एवरेज के करीब। और वो जो एवरेजेस है वो तकरीबन अगर 200 दिन के एवरेज को देखें वो 1500-1515 के करीब अवेलेबल है और स्टॉक वहाँ तक गिर चुका है। अगर पूरी रैली को भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें लगता है कि ये ऑलमोस्ट पूरे रैली का 50% पोर्शन कवर कर चुका है करेक्शन में। यानी करंट लेवल से अगर देखा जाए तो अगर एक मीडियम टर्म का अगर एक व्यू लेके अगर खरीदना है तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव एक इन्वेस्टमेंट बेट हो सकता है इस लेवल पे, या तो एक पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे कुछ 1470 के करीब का और टारगेट्स रखे वापस एक बार 1650 से लेकर 1670 के। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और इसे लॉन्ग किया जा सकता है और इनफैक्ट हम लोग हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड भी कर रहे हैं। ये अब लेवल्स हैं जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। जो मूव आनी थी डील के बाद वो हो चुकी है और उसके बाद काफ़ी शार्प करेक्शन भी 3 दिनों में इसमें आ गया है, पर अब वापस अक्यूमुलेशन के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं जहां तक सवाल है HDFC बैंक का। सीमेंट स्टॉक्स पर भी रखिए नज़र। अभी थोड़ी देर पहले इंडिया सीमेंट एक कोशिश कर रहा था ऊपर आने की। अंबुजा सीमेंट पर आपको इस समय एक हल्की सी मूव आती हुई दिखी है। अंबुजा सीमेंट देखें हिमांशु जी, थोड़ी अटेम्प्ट आ रही है इस पर। बिल्कुल दीपांशु, ये काफी एक अच्छा आज के सेशन में एक सेटअप बनाया है। 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर निकलने की कोशिश करी और सुबह से यहाँ पर अच्छा लॉन्ग ओए एडिशन भी देखने को मिला था। आज बाजार ने काफी कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, इसके चलते एक बड़ी मूव देखने को नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि एक परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर तेजी का ट्रेड BTS की कोई करके लेके जाना चाहता है तो 332-335 रुपए तक के टारगेट अंबुजा सीमेंट में कल के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें तेजी की पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। तो अंबुजा सीमेंट पर रखिए नज़र। इस पर थोड़ा एक्शन आते हुए आपको दिख रहा है जहाँ तक स्टॉक का सवाल है। NHPC में भी थोड़ा एक्शन आते हुए दिखा है। थोड़ी देर पहले ये स्टॉक थोड़ा बजिंग भी था, सुमित जी के रेडार पर रहता है। CG पावर जहाँ पर हमने आज देखा है सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है, ये भी एक स्टॉक है जो आपके रेडार पर आना चाहिए। तो चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो इस समय कोशिश कर रहे हैं। कॉनकॉर जरा बंसे इसको देखें, सुबह अच्छा लग रहा था पर उसके बाद फिसल गया है। कॉनकॉर वापस एक्शन में आएगा या थोड़ा और गिरावट बाकी है इसमें? नहीं दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, आज फिसला जरूर है बट नीचे में सपोर्ट इंटैक्ट है और आज वॉल्यूम्स भी कम है। तो जिनके पास है बने रहे। नीचे में 674-75 अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आती ट्रेडर्स को होल्ड करना चाहिए और यहाँ मोमेंटम दोबारा से आएगा दीपांशु जब 697 के ऊपर निकलेगा। जैसे ही 697 के ऊपर निकलेगा यहाँ एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा और तब मोमेंटम के नजरिए से फ्रेश खरीदारी की राय होगी। चलिए, तो थोड़ा मोमेंटम वापस आने की खरीदारी की राय होगी, बट परेशानी की बात नहीं है, वापस ये तेजी में आ सकता है। पर एक्शन में है एक कॉल जो दे रहे हैं अनिल जी, आइए बिगुल उनके लिए कल के 2000। खरीदारी करने की राय और खरीदारी करनी है टाटा कम्युनिकेशन के फ्यूचर्स में 1315-1317 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में कुछ बड़ा होने की तैयारी दिख रही है आज जिस तरह का मूव ये स्टॉक दिखा रहा है। बिल्कुल। और इसमें एक कोरिलेशन और मैं बताऊंगा जो मैं कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो अभी किसने दिया था, सेठी साहब ने भी दिया था, वागले साहब ने भी कहा है। हाँ वागले साहब की भी राय थी। लग रहा है जिस तरह से ये 1300 के पार निकल के कुछ कमाल करने की तैयारी में, तो 1335, 1345 और 1355 तीन टारगेट लेकर चलें। 35, 45 और 55 के ये टारगेट हैं। मैं जो कोरिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था दीप, वो ये कर रहा था टाटा कम्युनिकेशन, इसके साथ में एक और स्टॉक उसका चार्ट लेके आइए जरा।
तेजस नेटवर्क, जरा तेजस नेटवर्क का भी लाइए। हाँ, ये दोनों का चार्ट्स का जो एक्शन है ना वो एक साथ आता दिखा। तेजस नेटवर्क भी अब टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई है, सिमिलर कारोबार में, और दोनों मूव एक साथ आए हैं, लगभग एक टाइम पर आए हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए कुछ पता नहीं हो सकता है है नहीं है, लेकिन मैंने मुंह दोनों एक साथ देखे तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा होने की तैयारी टाटा कम्युनिकेशन में दिख रही है सर। तो टाटा कम्युनिकेशन और टाटा तेजस नेटवर्क दोनों का मुंह जो मुझे दिखा रहा है वो कुछ गजब का ही दिखा रहा है। तो अच्छा, ये 5% है क्या? अच्छा, ओके, अच्छा लगभग, अच्छा मेरे ख्याल से ये इसका, अच्छा ये 800 भाग्यशाली वालों में नहीं था जिसका सर्किट लिमिट बदले, मेरे ख्याल से ये 5% के आसपास का ही है। हाँ, ये है, तो ये है एक आप इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 5 वाला ही है ना, 5% वाला। हाँ, तो शायद तो टाटा कम्युनिकेशन और टाटा तेजस नेटवर्क दोनों स्टॉक कुछ इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहे हैं। तो एक बार जरा पहले टाटा कम्युनिकेशन तो 1340-45 तक पहुंच ही गया है, जरा एक बार वागले साहब से फिर से राय ली जाए। वागले साहब ने अभी भी खरीदारी करने की राय भी दी है 1360-1355 के टारगेट के लिए। सर रिवाइज करेंगे स्टॉप लॉस टारगेट कुछ? अनिल जी 1310 में रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल वही कहा जो मेरे माइंड में था। इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। ये माहौल, ये मार्केट के माहौल में जिधर निफ्टी होल्ड नहीं कर रहा है, ऊपर में बेचन आ रही है, ये इतने स्ट्रांगली निकल रहा है। मुझे लगता है 1400 तक के पोजिशनल टारगेट से, और पोजिशन मतलब 2 से 3 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हफ्ते महीने लगेंगे। आपको 1310 का अभी का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1330 1320 ये बाइंग रेंज होनी चाहिए, और 1400 तक के टारगेट्स मैं देख रहा हूँ। आपने जो 1350 के टारगेट दिए शायद आज या मे भी कल मॉर्निंग में ही आने चाहिए। तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस, उस पर रखें नजर। अनिल जी की तरफ से बेहतरीन टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। कैश का ऑप्शन स्वागत करते हैं जय ठक्कर का। गुड आफ्टरनून जय। थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बाजार है, बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करता रहता है, निफ्टी पर दबाव बना हुआ है, क्या कर रहे हैं इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। जी दीप, सुबह यही कहा था मैंने कि एक बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है। आई थिंक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आशु जी भी कुछ बैंक निफ्टी पर कॉल देकर गए थे, और निफ्टी में हमारा ऑलरेडी बाय था, तो मैंने कहा था कि एक बाउंस आएगा, एंड वहीं पे दोपहर में प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दे दी गई थी, एंड इसीलिए बीएल भी तभी सजेस्ट किया था बिकॉज निफ्टी ओपन था। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपांशु यहाँ पे पोजिशनल एक थोड़ा व्यू लेना पड़ेगा मार्केट में, बिकॉज काफ़ी ओवरसोल्ड है एज ऑफ नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो, बट एट द सेम टाइम वीकनेस है डेटा में, एंड वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 17,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे निफ्टी का 13 अप्रैल की एक्सपायरी का, जो करीब अभी 117 पर ट्रेड कर रहा है। दीपांशु यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 74 का, सो 117 पर खरीदे आप 17,600 का पुट ऑप्शन निफ्टी पर, एंड 74 पर स्टॉप लॉस लगाया। दीप मैं ये कहूँगा कि हाई रिस्क ट्रेड है, बिकॉज मार्केट जो हिसाब से ट्रेड कर रहे ओवरसोल्ड तो हो चुके हैं, बट वीकनेस दिख रही है अभी भी, सो सस्टेन नहीं हो रहा है जो बाउंस आ रहा है, एंड इसलिए प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दे दी गई थी दोपहर को, बिकॉज वो वीकनेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। आज 17,800 ऊपर में इमीडिएट बेसिस पर, और 38,000 बैंक निफ्टी में ये लेवल्स बहुत ही अहम है दीप। इसके ऊपर क्लोज आने से आपको तेजी देखने मिलेगी, फेलिंग टू डू सो आपको एक कंटिन्यूस वीकनेस देखने मिलेंगी, और इंपॉर्टेंट जो लेवल थे 17,650-700 की जो रेंज थी वो भी ब्रेक होते हुए देखने मिल रही है, विच इज़ नॉट पॉजिटिव डिस्पाइट एक्सपायरी वीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल जो अब निफ्टी पर निकल कर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो 17,500 के हैं। पहले निफ्टी वहाँ तक फिसल सकता है, देन वहाँ पे हम रिव्यू करेंगे क्या होगा। टारगेट्स ऊपर में दीपांशु जो पहला बनेगा ये पुट ऑप्शन का, डेट वुड बी 164 164 का, एंड सेकेंड टारगेट बन रहा है 192 का, सो 192 का टारगेट्स सेकेंड टारगेट्स रहेंगे। ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 17,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 13 अप्रैल की एक्सपायरी का। बिल्कुल, तो 17,600 की पुट खरीद कर जाएं। यहाँ से बाजार और कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं जय। 117 में खरीदें, 164 और 192 के टारगेट के लिए यहाँ पर है आपके लिए राय। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल कॉल रडार पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 142 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है, लास्ट 2 दिनों के लो ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे को लगता है सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है।
146 का छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर में लगाएं और बिकवाली करें यहाँ पे सीएमपी पे। मेरे को लग रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर मदरसन सुमी में यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसमें 138 रुपए से लेके 136 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा मदरसन सुमी में। 146 का स्टॉप लॉस, 138 से 136 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मदरसन सुमी में करें बिकवाली 146 के स्टॉप लॉस के साथ 138 और 136 के टारगेट के लिए। थोड़े थोड़े शॉर्ट कॉल्स भी अब आने शुरू होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए इस वक्त। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त होता हुआ आपको नज़र आएगा। आइए बाजार में फिर से बिकवाली थोड़ी बढ़ती दिख रही है, 250 पॉइंट नीचे बंद होता दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जरूर 37,500 को होल्ड कर रहा है दीप, लेकिन बाकी जगह मजा नहीं है। बैंक्स थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं, अदरवाइज निफ्टी में तो बिल्कुल जाने। खाली एक एनबीएफसी है जो मजबूत है, एनबीएफसी के अलावा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, ये आपके लिए साफ दिखेगा। चलो 3-20 वाला काम कर, हाँ करें, खत्म करें फिर और क्या। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी, आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा रिकवर होकर एकदम सपाट है इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स सर डेज हाई पर है, 0.5% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। तो इतनी खराब सिचुएशन नैस्डैक फ्यूचर्स में नहीं है, जो हालांकि 2 दिनों में सबसे ज्यादा गिरावट यहीं पर आई है। यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव हैं, लगभग 0.5% ऊपर फ्रांस और जर्मनी है, यूके एकदम सपाट है। तो ग्लोबल मूड माहौल उतना खराब नहीं है जितना हमारे बाजार डेज लो पर है। अब ये वीकली एक्सपायरी है कुछ और ये पता नहीं सर, बट क्या करके जाना है ये बताइए। ओके, तो क्या करके जाना है? मेरे ख्याल से थोड़ा शॉर्ट काट के जाना चाहिए, और अगर बहुत हिम्मत वाले आदमी हैं आप तो खरीदारी की भी करके जानी चाहिए। यहाँ पर एक थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल में लेने की कोशिश करूंगा दीप। 3 दिन का अच्छा करेक्शन मिल गया, जहाँ तक आना चाहिए वो आ भी गया है। ये बाय जोन में है, तो यहाँ पर अब शॉर्ट करना तो नहीं बनता है। अगर आप संभाल सकते हैं तो 1 दिन और अपनी पोजीशन को संभालिए, कल देखेंगे। हाँ, अगर कल भी खराब हुआ तो फिर पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, वीकली क्लोजिंग भी होगी। लगता नहीं, मुझे लगता है कल रिकवरी आपके लिए बन सकती है, तो हल्की फुल्की खरीदारी करें। डर लगता है तो 17,400 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, 37,000 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, हेज कर लीजिए अपने आप को और लॉन्ग पोजीशन करिए। तो शॉर्ट काटनी चाहिए, हल्का फुल्का लॉन्ग करना चाहिए। एग्रेसिव ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, कि जितना बचा पाएँ उससे कम खाएँ, उतना नहीं, उससे कम खाएं, ताकि अगर कल गलती से थोड़ा नीचे खुल जाए अगर कल, तो थोड़ी आपके लिए जगह है। तो मेरे ख्याल से एक्सपायरी का प्रेशर खत्म होने के बाद थोड़ी रिकवरी बन सकती है, सिंपल सी। तो एक्सपायरी का प्रेशर अब निकल रहा है बाजार। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से, और डाउ फीचर वगैरह ठीक ही है, कोई ऐसी समस्या नहीं। 2 दिन से वो भी गिर चुके हैं। तो कच्चा तेल आपका कितना, 102 के आसपास, तो समस्या नहीं है। मुझे ऐसा कोई अब कुछ नया हो जाए वो तो पता नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप शॉर्ट काट के हल्की फुल्की लॉन्ग बनाकर जा सकते हैं। अंडरस्टूड सर। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, मेरे पास 2 कॉल्स हैं, क्योंकि बाजार क्लोज हो रहा है तो जल्दी दोनों कवर करना चाहूंगा। पहले तो एक वीक साइड का काउंटर है जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पर हमने देखा कि सुबह से आज शॉर्ट बिल्टअप होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर 720 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीद कर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर 700 तक की स्ट्राइक में पुट्स में अनवाइंडिंग होता हुआ नजर आया है, इस स्टॉक में गिरावट कल के सेशन में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो 720 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। 24-25 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 34 से 35 रुपए तक के टारगेट इसमें कल के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली करके चल सकते हैं, और अल्टरनेटिवली 720 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और दूसरा आइडिया लॉन्ग साइड का है, और यहाँ पर खरीदारी करके चलना है मेट्रोपोलिस में। देखिए, लाल पैथ लैब में अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी के आइडिया आया था, एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। सिमिलर ब्रेकआउट मेट्रोपोलिस में देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर भी सुबह से आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो 2450 के स्टॉप लॉस के साथ मेट्रोपोलिस बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि 2550 से 2580 तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर काउंटर में कल के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। 2550, 2580 के टारगेट्स मेट्रोपोलिस पर आपको करके चलनी है खरीदारी, और जेएसडब्ल्यू 720 का पुट खरीदना है। इस बीच अनिल जी, टाटा कम्युनिकेशंस थोड़ी देर पहले 1318-19 पर आपने कॉल दी थी। 1335 का पहला टारगेट हिट, 1345 के दूसरे टारगेट से 1 रुपया फ्यूचर्स में इसने मिस करा है। 1344 का फिलहाल स्टॉक ने हाई बनाया है। तो 35 का पहला टारगेट हिट, और 45 के टारगेट से 1 रुपया दूर इस समय काउंटर।
कैरी करना चाहिए। जिस तरह की क्लोजिंग दे रहा है दीप और जिस तरह से दोनों स्टॉक साथ में मूव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कल के लिए भी आप इसे होल्ड करें। आइए इस बीच एक विशेष पिक के लिए लाइफ लाइन यूज़ करते हुए आशु सर, सिंध के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं। अनिल जी, कल के लिए एक BTST करनी है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 516 के अराउंड फ्यूचर चल रहा है अनिल जी, 510 का स्टॉप लॉस रखना है। और मुझे लगता है कि अनिल जी ये स्टेट बैंक भी मतलब जिस तरह से कंसोलिडेशन चल रही है, ये अगली 20-30 रुपए की मूव के लिए तैयार है। अनिल जी मंदी इंडेक्स में है, इंडेक्स में के रीजन वही है कि 3 स्टॉक, वो जो HDFC ट्विंस हैं और IT वाले स्टॉक स्पेसिफिक चीजें अच्छी चल रही हैं। मुझे अभी भी आज अनिल जी सुबह वो कॉल दी थी, मुझे तो लगता है बहुत सस्ती बिक गई, वो तो 300 रुपए बिक गई थी, 50 रुपए वाली, जो बेंजियन से रिकवरी आई थी। ऐसी रिकवरी बीच बीच में आती रहेगी अनिल जी, बट फिर भी इंडेक्स में अनिल जी कन्विक्शन कम है, क्योंकि 2-4 स्टॉक्स कर देंगे, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं उनमें कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती है। तो कल के लिए अनिल जी RBI पॉलिसी भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओके, तो SBI क्या बात है, पॉलिसी से पहले यहाँ पर आप लॉन्ग करके जाएं 540-550 के टारगेट के लिए, क्या बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला कॉल है आशु सर की तरफ से। धन्यवाद आशु सर ये कॉल देने के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए SBI पर आप रखें नज़र, खरीदारी आशु सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। 540-550 के बड़े टारगेट्स SBI पर आशु सर की तरफ से आए हैं। सेठी साहब भी 535 के टारगेट की बात कर ही रहे थे। अच्छा हाँ, सेठी साहब ने भी तो अभी खरीदारी की राय दी थी। SBI और दूसरा कौन सा था, टाटा कम्युनिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेठी साहब के भी दोनों टारगेट्स आ गए उस पर, आगे दोनों आगे। क्या बात है, वाह सेठी साहब कमाल है भाई। आज तो बढ़िया दिन चल रहा है। BEL के भी टारगेट आ गए और इसके टाटा कॉम के भी उनके टारगेट्स आते हुए दिखे। आइए जैकपॉट का बिगुल जय ठक्कर के लिए। बताएं जय। जी दीपांशु, टाटा केमिकल्स का 980 के स्ट्राइक का पुट खरीदे आप, 35 रुपये 36 रुपये की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है दीप। यहाँ पे आप खरीदारी करके चाहिए टाटा केमिकल्स का 980 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। यहाँ पे दीपांशु स्टॉप लॉस जो है डाउन साइड में लगाना होगा आपको 27 पर। सो करीब करीब 8 रुपये के आसपास का आपका रिस्क रहेगा। 1000 का लॉट है, 8,000 के आसपास का रिस्क रहेगा। बट टारगेट ऊपर में जो है दीपांशु, पहला टारगेट इसका बन रहा है 46 का एंड सेकंड टारगेट बनेगा 52 का। सो 46, 52 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे टाटा केमिकल्स 980 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। यहाँ पे मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग नजर आ रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और समय तक हमें ये देखने मिल सकता है। बस बहुत ही बढ़िया रनअप भी देखने मिला था दीपांशु। सो यहाँ पे जो लेवल्स नीचे की तरफ मैं स्पॉट में देख रहा हूँ दैट इज 940 इनिशियली एंड इसीलिए 940 एंड 920 ये दो टारगेट्स तक आ सकता है टाटा केमिकल्स। दैट वुड बी द गुड रेंज अगेन टू री एंटर दिस स्टॉक। उसके बाद शायद हमें तेजी देखने मिलेगी, बट तब तक के तो लेवल्स देखने मिलेंगे दीपांशु, बिकॉज काफ़ी बढ़िया रनअप देखने मिला। ओवरबॉट भी हो चुका था टेक्निकली एंड मुझे ऐसा लग रहा है क्लियरली कि यहाँ पे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है विच कैन एक्सटेंड फर्दर टिल 940 एंड 920। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स, जहाँ पर गिरावट आ रही है। 940 तक जा सकता है, उसके बाद 920 के लेवल्स पे आ सकते हैं। फिलहाल 980 का पुट खरीद कर जाएं टाटा केमिकल्स पर, ये है आपके लिए। तो टाटा कम्युनिकेशंस डे हाई पर, टाटा केमिकल्स डेज लो पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। टाटा ग्रुप थोड़ा डाइवर्जेंट ट्रेंड कुछ स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है इस समय। बलरामपुर चीनी में एक शार्प स्पाइक आते हुए दिख रहा है। जरा इस बार कुणाल जी की राय ली जाए। कुणाल जी, बलरामपुर चीनी अभी अभी एक मूव आते हुए दिख रहा है सर इस पर। देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट है दीपांशु, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और सबसे अच्छी बात है कि बाजार की तेजी मंदी से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये अपनी ही गति से अपनी चाल चल रहा है। तो मेरी राय में तो देखिए बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। कोई भी डिप मिलता है इन स्तरों पर बढ़कर चढ़ के ना खरीदें, थोड़ा नीचे आ जाए तो वहां खरीदें। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक पे आपको इन स्तरों से भी 10 से 15% का आपके लिए बलरामपुर चीनी स्पॉट एक आते हुए दिख रहा है। जस्ट एज हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, इस स्टॉक पर भी आपको एक मूव आती हुई दिखी है। देखते हैं किस तरफ का डायरेक्शन ये काउंटर चूज करेगा। टॉप लूजर आज का अदानी पोर्ट्स। बंसल जी एक क्विक कॉल इस पर दे दें, आज बड़ा ब्रेकडाउन आया अदानी पोर्ट्स अदानी एंटरप्राइजेस दोनों पर। ये तो बड़ी दिखाई
दिन भी खत्म हो गया तो थोड़ा लाइन ने भी अब गिव अप कर दिया, कोई बात नहीं। बट अदानी पोर्ट्स इस पर रखिएगा नजर, एक बड़ा ब्रेकडाउन अदानी पोर्ट्स अदानी एंटरप्राइजेस दोनों पर आते हुए दिखा। इनफैक्ट लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट रही है। अदानी पोर्ट्स आपका टॉप लूजर है। एचडीएफसी बैंक तीसरे दिन यहां पर भी मुनाफा वसूली है, लगभग उन्हीं लेवल्स पर आ गए हैं जहां पर तेजी आई थी मंडे को मर्जर अनाउंसमेंट के बाद। टाइटन 3.5% नीचे, ये भी आज कमजोर था। इसके अपडेट्स है, ज्वेलरी सेल्स उतनी खास नहीं रही थी इनकी। विप्रो टीसीएस यहां पर भी आपने कमजोरी देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% नीचे रहा। आईटीसी में भी आज गिरावट देखी। तो कोई भी दिग्गज ऐसा नहीं था जो बाजार को सपोर्ट करने के या वो सहारा दे पाए, इसकी वजह से गिरावट रही। एलएनटी, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, मारुति, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, ये भी काउंटर्स फिसले हैं। एक दो मजबूत स्टॉक्स जरूर थे। एक्सिस बैंक 2.25% ऊपर, एचयूएल 1% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी थी, तो वेटेज वाइज यहां से थोड़ा सहारा मिला, बट उतना अहम सहारा नहीं था कि निफ्टी को ऊपर कर पाए, और इसलिए 150 पॉइंट से ज्यादा का कट आप निफ्टी पर क्लोजिंग में आते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर रहा, सिर्फ 50 पॉइंट की वीकनेस के साथ क्लोज हो रहा है। पर कुछ काउंटर्स वायदा कारोबार के जहां पर एक्शन रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 6.5% ऊपर, जबरदस्त तेजी। 100 और आइटम्स को आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही उनका उत्पादन किया जाएगा, डिफेंस उपकरण का। टाटा कम्युनिकेशंस 6% ऊपर, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, तीनों में ही अच्छी खरीदारी रही। गोदरेज कंज्यूमर, इनके अपडेट्स आए थे, हालांकि कुछ खास नहीं थे, बट 4.5% ऊपर बंद हुआ। पीरामल एंटरप्राइजेस में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचएएल, इन्फो एज, कैनफिन होम्स अभी कंसेंसस कॉल था हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में। लुपिन, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जेके सीमेंट, एस्ट्रल और अंबुजा कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने खरीदारी देखी। एएमसी बिजनेस बेचने के बाद आईडीएफसी फ्यूचर्स में लगभग 6.5% की गिरावट आपने देखी है। कॉनकॉर कमजोर रहा। नैल्को, निपॉन लाइफ, टाटा पावर में आज मुनाफा वसूली थी, इसके साथ ही डिक्सन टेक फिसलते हुए दिखा। जीएनएफसी, आईईएक्स, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान कॉपर, बाटा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आज 2.5% नीचे ही बंद हुआ। तो सहारा देने के लिए वायदा कारोबार में कुछ बड़े काउंटर्स आज मिसिंग थे जहां तक ओवरऑल पार्टिसिपेशन की बात है। आज की नई लिस्टिंग उमा एक्सपोर्ट्स जिन लेवल्स के लिस्ट हुई थी उसी के आसपास क्लोज होती है दिख रही है। तो एनएससी पर लगभग 80 के लेवल पर क्लोज हो रही है, 76 पर लिस्ट हुई थी, और बीएससी पर लगभग 80 पर लिस्ट हुई थी, 84 पर क्लोज होती हुई दिख रही है। पर अच्छा गेन, पहले ही दिन लगभग 20% की गेन्स इस पर आपने आती हुई देखी। कुछ और कैश मार्केट के स्टॉक्स की तरफ आइए जहां पर आपको आज एक्शन बनते हुए दिखा। बड़ी खरीदारी डीसीबी बैंक, टाइम टेक्नोप्लास्ट, पूनावाला फिनकॉप, बीएलएस इंटरनेशनल, श्री रेणुका, सीजी पावर, यहां पर आपने सर्किट फिल्टर बढ़ते हुए देखे थे और उसका इंपैक्ट आपने देखा है। एस्कॉट्स आज 10% नीचे स्पॉट में था, हालांकि फ्यूचर्स में रिएक्शन हुआ, तो जो स्पॉट और फ्यूचर्स का बड़ा डिस्काउंट था आज वो नैरो होते हुए आपको दिखा। कैश में गिरा है, फ्यूचर्स में उतना इस पर इंपैक्ट नहीं आया। बट अनिल जी, ओवरऑल तीसरे दिन गिरावट, निफ्टी 150 पॉइंट्स नीचे 17,650 पर, बट बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली ज्यादा वीक नहीं रहा, सिर्फ 25 पॉइंट्स नीचे 37,600 पर। एग्जैक्टली वहीं जाके बंद हुआ 17,650 पे। प्रोविजनल सपोर्ट, फाइनल क्लोजिंग भी लगभग उसी के आसपास, आई थिंक बेटर है, स्टॉप लॉस के आसपास ही है। अब जिसने ट्रिगर किया है वो किया नहीं किया, वो जनरली जब उस लेवल के आसपास बंद होता है तो नेक्स्ट डे के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आपके डाउ फ्यूचर भी सुस्ती में हो। 35 पॉइंट अब ऊपर धीमे धीमे ऊपर होते हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए आखिरी मिनटों में जब हम कह रहे थे कि शॉर्ट काटने का, वहाँ से 41 पॉइंट तो निफ्टी रिकवर हुआ है। जी सर, तो थोड़ी रिकवरी तो आई है, और बैंक निफ्टी भी 37,500 के ऊपर बंद हुआ, तो उतना बुरा नहीं है। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बताऊं, उससे पहले कल का एक्शन पहले बता दूं मैं आपको। कल क्या होने वाला है? कल है आरबीआई की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी, और सुबह 9:45 बजे से 9:45 से सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे जी बिजनेस पर। अजय बग्गा साहब, अतुल जोशी साहब, आशु सर और के मिस्त्री सर हमारे साथ होंगे। इनके अलावा भी और ढेर सारे मेहमान होंगे जिनसे हम करेंगे बातचीत क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। और क्रेडिट पॉलिसी को लेकर एक और चीज़, हमारे सारे एक्सपर्ट्स किधर है बता दूँ सारे। कई बार होता है जब क्रेडिट पॉलिसी, और स्पेशली जैन साहब को बताना ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्जेक्शन बहुत लेते हैं हर ये इस तरह की बातों का। शुक्रवार का दिन है जैन साहब, और कल क्रेडिट पॉलिसी है, उनके सम्मान में आप फॉर्मल कपड़े पहनकर आएंगे, टी शर्ट नहीं पहनेंगे, ये आप ध्यान में रखें। तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड अभी से बता दिया जाए। कल हम फॉर्मल अटायर में होंगे, क्योंकि पॉलिसी है तो इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो बाकी तो फ्राइडे मनाते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आध बार मेरे को ऐसा सजेशन भी आया जी कि ठीक है ना, पॉलिसी सुबह, दोपहर में तो टी शर्ट पहन लें। आशु जी ने एक बार करवाया भी ना, एक बार आशु जी ने करवाया था, एक बार। तो मतलब फ्रीडम का यही फ़ायदा है, देखो सब लोग उठाते हैं उसका फ़ायदा। कल भी अगर ऐसा कोई प्रपोजल आया तो उस पर विचार किया जाएगा, आएगा तब देखा जाएगा। पहले बता देना। फिलहाल कल सुबह आप सबसे इस पर मुलाकात तो होगी क्रेडिट पॉलिसी के बड़े कवरेज पर, और बाकी सारा कवरेज तो साथ साथ में चलता रहेगा। आज के कवरेज के बारे में बता दूं,
गुरुवार का दिन खास होता है क्योंकि गुरुवार के दिन आपको मिलता है आपके सबसे पसंदीदा शो देखने का मौका, बात दुनिया की। 4:30 बजे दुनिया भर की ढेर सारी दिलचस्प खबरें, ऐसी खबरें जो आपने कहीं सुनी देखी नहीं होगी, और इन खबरों को कहीं ढूंढने की इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। मज़ेदार खबरें, रोमांचक खबरें, बहुत ही बेहतरीन विजुअल्स के साथ। आइए बता दें आपको एक झलक। इमरान खान के अपने सांसद का सबसे बड़ा खुलासा। दुनिया की ऐसी जगहें जहां ठहरने पर मिलेंगे लाखों रुपए। न दूल्हा न बाराती, जापान में क्यों बढ़ रहा है सोलो वेडिंग का चलन। बिना उंगलियों के फोटोग्राफी की बुलंदियां छूती एक फोटोग्राफर। और कभी हंस न सकने वाली महिला बनी कैसे स्टार। देखिए बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है वो प्रोग्राम जो आपको देखना है आज शाम 4:30 बजे। इसके अलावा आगे के प्रोग्राम्स आपको बता दूं, कोरोना को लेकर और उसके बाद हम अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक हुए, लेकिन काफ़ी लोगों ने अपनी जीवन शैली और खाने पीने की आदतों में बदलाव किया। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। जी हाँ, हम ऐसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपकी सेहत को एकदम फर्स्ट क्लास रख सकते हैं। और आज के शो का नाम भी ऐसा ही, हेल्दी लाइफ का हेल्दी प्लान। कैसे आप चुस्त दुरुस्त रहें, इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर सरिता राव होंगी हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल। दिव्या गांधी होंगी हमारे साथ, फाउंडर डाइट एंड क्योर। श्रेया गोयल जी होगी, जानी मानी डाइटिशियन। इन तीनों से समझेंगे, जानेंगे कि आप किस तरह का खान पान रखें, जिससे, क्योंकि एक्सरसाइज करना तो, और एक्सरसाइज करना सबके बस की बात तो है नहीं। हमारे एक्सपर्ट सब लोग कहाँ करते हैं एक्सरसाइज, हार्डली कुछ 1-2 लोग करते हैं। अच्छा, और कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जो करते तो हैं एक्सरसाइज, और वो करते इसलिए कि ताकि वो फोटो खींचकर सेल्फी लेकर ट्विटर पर डाल सकें। इस पर्पज से भी काफ़ी लोग करते हैं। समझ तो गए होंगे आप। कहाँ गए बंसल जी, दिख नहीं रहे, स्क्रीन से ही गायब हो गए। ओके चले गए। हाँ एक्सरसाइज करते। हाँ, तो बाकी लोग कुछ ऐसे हैं जो करते हैं, बताते नहीं है। आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो करते हैं और बताते नहीं है? जरा एक बताइए सबको, एक्सरसाइज करते हैं और बताते नहीं, ऐसे में कौन कौन लोग हैं? हिमांशु जी और जैन साहब। तो जैन साहब सोचे हाथ खड़ा करूं ना करूं, इतना सुमित जी, ये सब लोग जो कह रहे हैं कि हम करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ ये करते ही नहीं करते। तो बोले चलो मौका मिला है, बंसल जी की क्लास लगी है, बंसल जी ने सेल्फी क्या डाली, इसलिए चलो हम भी हाथ खड़ा कर देते हैं। बंसल जी आप जो कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, देखिए मैंने कुणाल जी को बोला कि आप भी एक्सरसाइज करो, मेंबरशिप लो, तो कुणाल जी ने मेरे को इंग्लिश में डायलॉग मारा कि कॉफी इज चीपर देन थेरेपी। अनिल जी पता नहीं नई नई चीजें निकाल के लाते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। इनका ये मानना है कि कॉफी इज चीपर देन थेरेपी, तो ये कॉफी पीते हैं, कह रहे एक्सरसाइज नहीं करूंगा। कॉफी पीने से आदमी की हेल्थ ठीक हो जाती है कुणाल जी, हम भी ऐसे ही करेंगे फिर। सही में नहीं अनिल जी, पहले तो इस बात की जांच कीजिए कि जब ये बंसल जी फोटो डालते हैं अनिल जी, तो जिम में इनके अलावा कोई और क्यों नहीं होता? अनिल जी बिल्कुल खाली जिम में ऐसे तस्वीर ली जा सकती है अनिल। हाँ, तो ये उसी वक्त जाते हैं जब जिम बंद होता है, ताकि फोटो खिंचवा कर वापस आ जाए। चलिए, लेकिन बंसल जी वैसे तो फिट तो हैं। अब बंसल जी आप साक्षात मिलेंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा। एक किरण जी है जो लगातार दौड़ लगाते हैं, बिल्कुल। एक सचिन जी है जो साइकिल चलाते हैं, और दूसरे कुछ लोग विश्वेश जी जैसे भी हैं जो साइकिल के साथ फोटो खिंचवाते हैं, और बाकी सुमित जी रोड के बीच में दौड़ नहीं लगाते, लेकिन रोड के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे हमारे सब अलग अलग तरह के लोग हैं, तभी तो इतना पैनल बेहतरीन बनता है। आइए, तो इस बेहतरीन शो को मिस मत कीजिएगा। हेल्थ के ऊपर आज वर्ल्ड हेल्थ डे हम जो मना रहे हैं, इसके अलावा वेल्थ बनानी है तो हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है, और मेडिकल इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो आप इलाज करवाते हैं उसमें जो महंगाई बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो SBI की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कोविड ने न सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों में थोड़ी जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि
लोगों को ये भी समझ में आया कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। पहले था कि क्या है, ले लेते हैं, ठीक है, बहुत कोई प्रेशर कर रहा था। आज शाम 6:30 बजे मनी गुरु में हम इसी पर बात करेंगे, हेल्थ प्लान लेने के तरीकों पर करेंगे चर्चा, और साथ ही बात होगी क्रिटिकल इलनेस प्लान की अहमियत पर भी। देखिएगा ये विशेष शो सेहत ही दौलत। हमारे साथ होंगे आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के MD और CEO मयंक बछवाल साहब, और अजित गोस्वामी साहब होंगे जो हेड प्रोडक्ट IDBI एसेट मैनेजमेंट के हैं। इन दोनों से करेंगे हम इस पर विशेष चर्चा, सेहत ही दौलत। भारतीय रेलवे ने सुधार पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद ट्रेन समय पर नहीं पहुंच पा रही, ये कहना है CAG की रिपोर्ट का। रिपोर्ट में यह बताया गया कि औसत गति में थोड़ा सुधार आने के बावजूद ट्रेन लेट चलती हैं। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे हम इस रिपोर्ट का विश्लेषण, और आखिर जानेंगे हमारी ट्रेन लेट क्यों होती है और इसमें सुधार के लिए इस रिपोर्ट में क्या उपाय बताए गए हैं। ट्रेन की बढ़ी रफ्तार, नहीं घटा इंतजार, ये हमारी आज विशेष शो, और वर्ल्ड हेल्थ डे के स्पेशल से जुड़ी हुई ढेर सारी खबरें होंगी इंडिया 360 डिग्री में, देखिएगा आप जरूर। आइए 17,640 पर बंद हुए हम, लगभग 650 के आसपास हुई, कन्फ्यूजन वाला 168 पॉइंट नीचे है, 575 पॉइंट नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली मजबूती दिखाने की कोशिश करता हुआ 37,550 के ऊपर बंद होता हुआ। नैस्डैक फ्यूचर हरियाली बढ़ाते हुए 75 अंक ऊपर, डाउ फ्यूचर्स 33 अंक ऊपर इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे जब हमने कारोबार किया है बंद। विदा लेने का वक्त है। जैन साहब, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, श्रीकांत जी और हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लोजिंग शो में आज साथ देने के लिए। कल क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, पूरी तैयारी के साथ आप सब लोग सुबह आ जाइएगा, बड़ा काम करना है, पॉलिसी लानी है आप लोगों को। तो तब तक के लिए हमें और दीप को इजाज़त दीजिए। आपका धन्यवाद।